हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बड़ा एस। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। हमने सीख लिया था इनिशियल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, स्टार्टिंग में डेफिनेशन भी सीखी, सब्सिक्वेंट कॉस्ट का क्या करना वो भी सीखा हमने, कुछ बीच में एक दो एग्जाम्पल भी किए थे। कल वाले लेक्चर में हमने सीखा मेजरमेंट मींस कॉस्ट, यानी पेज नंबर आप आइए 3.68, जहां हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें। 3.68 पर हमने सीखा कि कॉस्ट में क्या इंक्लूड होगा, परचेज प्राइस प्लस टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल एंड नॉन क्रेडिटेबल, और डिस्काउंट होगा तो माइनस कर दें। डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में भी मैंने बहुत कुछ लिखवाया आपको, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो डीकमीशनिंग, रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटी एट प्रेजेंट वैल्यू। तो यहां क्या लिख लेंगे आप, यहां क्या लिख लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट लाइबिलिटी शुड बी कैपिटलाइज। और फॉर एग्जाम्पल सी पेज नंबर इन कॉपी में मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखवाया था, बहुत जरूरी है वो एग्जाम्पल। मैंने बताया था कि आज से 5 साल बाद मुझे 1 लाख खर्च करना है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज कितनी है, 62,100, ये आज कैपिटलाइज करेंगे। और एक्सक्लूड वाला आइटम में मैंने बताया था इनॉग्रेशन वगैरह, शिफ्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन वगैरह, ये सब याद होने वाली चीजें इजीली। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हमने पढ़ा था, इसके इलस्ट्रेशन भी करे थे, इलस्ट्रेशन 1 2 3 हो। अब आगे चलते हैं, सेल्फ जनरेटेड का भी मैंने वैसे तो बता दिया था आपको। फिर आगे चलते हैं, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, अगला हेडिंग है आपका पेज नंबर 3.72 पर, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी इज कैश प्राइस इक्विवेलेंट एट रिकॉग्निशन डेट। इफ पेमेंट इज डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट पीरियड, टोटल पेमेंट माइनस कैश प्राइस इक्विवेलेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ओवर द पीरियड unless such interest is capitalized in accordance with AS 16। सर कुछ समझ में नहीं आया, समझाया भी कहा मैंने, आप वहां लिख लें सेम एज इन केस ऑफ हायर परचेज, अब समझ में आएगा। सेम इन केस ऑफ हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट, सेम इन केस ऑफ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, और फिर ऐसा लिख लें प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अब समझ आता हूं कि जनरली क्या हम पढ़ क्या रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। तो क्या लिखा थी पहले, कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी इज कैश प्राइस इक्विवेलेंट, अंडरलाइन करें, कैश प्राइस इक्विवेलेंट एट रिकॉग्नाइजेशन डेट। जिस दिन भी आप पीपी रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उस दिन की कैश प्राइस लेना है। तो आप इजी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हैं कि कैश प्राइस इज ऑन द डेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, उस दिन की कैश प्राइस चाहिए। ठीक है, यानी अगर मैं नगद खरीदता तो कितने में, वही ओरिजिनल प्राइस होती है उस असेट की। अब जैसे ही आप दुकानदार से बोलते हो कि मैं पेमेंट अभी नहीं दूंगा, साल भर बाद दूंगा, वो आपको 10,000 की चीज 10,000 में देगा क्या? वो बोलेगा नहीं, फिर 11,000 लगेंगे। कितने लगेंगे? 11। तो 1,000 रुपए किस बात की ज्यादा ले लिए उसने? जब कैश प्राइस इज ऑन द डेट ऑफ रिकॉग्निशन 10,000 थी, आपने बोला मैं पेमेंट डेफर्ड करता हूं, डेफर्ड मतलब बाद में दूंगा, तो उसने बोला नहीं, फिर 10,000 में नहीं दूंगा, फिर मैं कितने में दूंगा? 11 में। तो ये 1,000 जो एक्स्ट्रा उसने लगाए, क्या ये भी कैपिटलाइज होना चाहिए? नहीं, बिकॉज इट इज नॉट कॉस्ट, ये तो इंटरेस्ट है, फाइनेंस चार्जेस है, डिले चार्जेस है, तो डिले पेमेंट चार्जेस, इट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट। तो हमेशा आपको कॉस्ट में क्या लिखना है, कैश इक्विवेलेंट चीज लिखना है जो कैश के बराबर हो। इंटरेस्ट वाला फैक्टर अलग। हायर परचेज में आपको याद होगा एक एचपीवी प्राइस होती थी, हायर परचेज प्राइस, हम उसका इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते थे, तो प्रिंसिपल अलग करते थे, इंटरेस्ट अलग करते थे। क्यों भाई, आप इकट्ठा क्यों नहीं लिख देते हो? तो हम इंटरेस्ट को अलग करते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं। इंटरेस्ट कैपिटलाइज कभी कभी होता है, वो भी AS16 का है, बोरोइंग कॉस्ट, तो अदरवाइज नहीं होता है। तो वही लाइन यहां लिखी हुई है, क्या, इफ पेमेंट इज डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट, 10-15 दिन 20 दिन की क्रेडिट मिलती है वो अलग बात है, उसमें हम इंटरेस्ट निकालने नहीं बैठेंगे।
लेकिन बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट एक दुकानदार आपको ज्यादा से ज्यादा कितनी क्रेडिट देता है? महीने भर की, बस। उससे ज्यादा अगर क्रेडिट देता है डेफर्ड क्रेडिट बियॉन्ड नॉर्मल पीरियड, तो टोटल पेमेंट, आपने टोटल पेमेंट किया उसको 11,000 का, कितना किया? 11,000 माइनस कैश प्राइस इक्विवेलेंट, माइनस क्या कर देना है? कैश प्राइस इक्विवेलेंट। तो कैश प्राइस माइनस कर देना है टोटल पेमेंट में से। तो ये 1,000 रुपए जो बचेगा इज रिकॉग्नाइज एज एन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ओवर द पीरियड ऑफ क्रेडिट। इसको हमें इंटरेस्ट के रूप में ओवर द पीरियड, 1 साल का है तो डिवाइड बाय 12 कर दो, 12 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा। 2 साल का है तो 2 साल से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसको हमें इंटरेस्ट मानना है और ओवर द पीरियड इसको रिकॉग्नाइज करना है। आगे लिख लो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अनलेस सच इंटरेस्ट इज कैपिटलाइज एज पर S16, अगर S16 परमिशन दे तो कैपिटलाइज करो। और S16 परमिशन कैसे देता है? अभी हमने पढ़ा नहीं है एस, लेकिन हम समझेंगे। उसमें ऐसा है अप टू रेडी टू यूज, कल भी बताया था, अप टू रेडी टू यूज, इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ रेडी टू यूज कैन बी कैपिटलाइज। तो असेट लाने से लेके इसको रेडी टू यूज करने में अगर सब्सटेंशियल पीरियड लग रहा है तो उस पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करो, उसके बाद करना। S16 में सर, तो इनका कहने का मतलब है कि आप जब भी बीपी रिकॉग्नाइज करोगे कोई से भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो आप उसमें देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं टोटल प्राइस में फाइनेंस चार्जेस इंक्लूड है या कोई अदर चार्जेस इंक्लूड है, ठीक है। तो वो पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं माने जाएंगे। पहली बात तो ये थी डेफर्ड के केस में। दूसरा, पीपी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज फॉर नॉन मॉनेटरी असेट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ये तो असेट मैंने खरीदी थी डेफर्ड पेमेंट, तो डेफर्ड पेमेंट वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। अब एक असेट में खरीद रहा हूं एक्सचेंज ऑफर में, जैसे टीवी नहीं कहते पुराना टीवी ले लिया, नई टीवी लिया है, ऐसी बड़ी बड़ी मशीनरीज में और इन सभी भी ऐसा हो सकता है। एक्सचेंज ऑफर, मेरे पास ये मशीन है, आपके पास वो मशीन है, मुझे उस मशीन की जरूरत है, आपको इस मशीन की जरूरत है। या मेरे पास ये बिल्डिंग है, मुझे मशीन की जरूरत है, तो बिल्डिंग दे दी, मशीन ले ली, हो सकता है। तो एक्सचेंज ऑफर जब हो नॉन मॉनेटरी आइटम से, या ऐसा हो सकता है कि थोड़ा कैश पेमेंट दिया और थोड़ा एक्सचेंज हो गया, तो पार्टली मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम। तो कॉस्ट ऑफ सच एन आइटम ऑफ पीपी इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। अब क्या? तो चलिए मैं बात करता हूं, हम बात कर रहे हैं मिस्टर ए की और मिस्टर बी की। मिस्टर ए एक्वायर्ड मिस्टर बी असेट, मिस्टर बी की असेट ही एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। इनकी बैलेंस शीट में बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग फालतू पड़ा हुआ है, इनकी बिल्डिंग है ना, इनको इसकी जरूरत नहीं, इस बिल्डिंग की स्पेयर प्लेस है इनके पास, और इनके इसमें मशीनरी है। अब ये एक्सचेंज करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनकी बिल्डिंग ले लूं और इनकी मशीनरी दे दूं। तो बिल्डिंग लेना चाहते हैं, मशीन देना चाहते हैं। तो मिस्टर ए अपने बुक्स में एंट्री कैसे करे? क्या आया इनके पास? डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया? मशीन गई। तो पार्टली इन मॉनेटरी भी हो सकता है ना, टू कैश भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी तो हम बात करते हैं कि पूरा एक्सचेंज ऑफर हो। अब एंट्री जब कंफर्म डेबिट क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से एंट्री तो यही होगी, लेकिन अमाउंट क्या, कॉस्ट क्या रिकॉग्नाइज करो? इसकी बुक्स में इसकी डब्ल्यूडीवी होगी, इसकी बुक्स में इसकी डब्ल्यूडीवी होगी ना, और इन दोनों की अपने अपने फेयर वैल्यू भी होगी डेफिनेटली। तो क्या लिखना है? कॉस्ट ऑफ सच एंड ऑफ पीपी इज मेजर्ड एज फेयर वैल्यू अनलेस, तो ये अनलेस वाली बात बाद में, पहले तो आप एट फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू किसकी? जो असेट ली उसकी या जो दी उसकी? किसकी फेयर वैल्यू? क्या कहना चाहते हैं? तो स्वाभाविक बात है कि जो असेट ली है उसकी फेयर वैल्यू ना। फेयर वैल्यू हम किसकी निकालते हैं? जो असेट ली। रिकॉग्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये तो डी रिकॉग्नाइजेशन, क्रेडिट करना तो डी रिकॉग्नाइजेशन होता है, बात तो रिकॉग्नाइजेशन की कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ सच एंड पीपी इज मेजर्ड, मेजरमेंट इसका करना है फेयर वैल्यू, किसको करना है? फेयर। तो जो भी इसकी फेयर वैल्यू हो सकता है, इसकी फेयर वैल्यू 30,000 रुपए, तो 30,000 रुपए दूंगा, और इसकी कितनी है? 10,000। बाकी का है तो कैश दिया होगा मैंने,
या फिर प्रॉफिट लॉस P&L अकाउंट। हो सकता है मुझे इतने कम, मतलब 30,000 की चीज 10 में मिल गई तो बाकी का प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं भी इसका भी हम। लेकिन ये जनरल रूल हुआ फेयर वैल्यू। अनलेस, ये अनलेस वर्ड के कारण क्या, अनलेस एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लेक कमर्शियल सब्सटेंस और फेयर वैल्यू ऑफ नाइदर द असेट रिसीव्ड नॉर द असेट गिवन इज रिलायबली मेजर्ड। तो जनरल रूल है फेयर वैल्यू पर करना है, बट अगर आपको ना इसकी फेयर वैल्यू पता है ना इसकी फेयर वैल्यू पता है तो फिर आप कैसे करोगे? तो फिर आप नॉर्मल कोर्स में कुछ और कॉस्ट जो भी आती हो उससे कर सकते हो, यानी हो सकता है बुक वैल्यू पे ही कर लो। एक रीजन तो ये और करके लिखा था, और फेयर वैल्यू नाइदर ऑफ असेट रिसीव्ड नॉर ऑफ असेट गिवन इज रिलायबली मेजरेबल। और एक और पॉइंट क्या कहता है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लेक कमर्शियल सब्सटेंस, मतलब वहां अंडरलाइन करके लिखो आगे, मीन्स नो एडिशनल बेनिफिट फ्रॉम दैट ट्रांजेक्शन, नो एडिशनल बेनिफिट फ्रॉम दैट ट्रांजेक्शन। तो यानी इन दो केसेस में हमें फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करना है। इन दो केसेस में अनलेस लिखा था ना, जनरली फेयर वैल्यू पे करना है, लेकिन अनलेस यानी इन दो केसेस में नहीं करना है। तो इस तरह साइड में ए और बी जहां लिखा हुआ ब्रैकेट में लिख सकते हो, इन टू केसेस फेयर वैल्यू नॉट रिक्वायर्ड। फिर नोट, द एक्वायर्ड आइटम आर मेजर्ड एट मैनर इवन इफ एन एंटरप्राइज कैन नॉट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज। फिर आगे, इफ द एक्वायर्ड नॉट मेजर्ड एट द फेयर वैल्यू देयर कॉस्ट मेजर्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ गिवन अप एंटरप्राइज विद द एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कमर्शियल सब्सटेंस। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्ट टू भी पढ़ना चाहे तो कोई खास बात नहीं है, फर्स्ट भी पढ़ाता हूं। एक्वायर्ड आइटम इज आर मेजर्ड इन दिस मैनर इवन इफ एन एंटरप्राइज कैन नॉट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द असेट गिवन अप। यानी अगर आप इसको असेट गिवन अप को भी डी रिकॉग्नाइज नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको इसको फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, तो इस गिवन मैनर में ही रिकॉर्ड करना है, यानी फेयर वैल्यू मैनर में ही रिकॉर्ड करना है, इवन इफ इट इज नॉट डी रिकॉग्नाइज। अगर ये डी रिकॉग्नाइज नहीं भी करना है, इसके लिए आपको कैश दे रहे हो या इसके लिए आप कुछ और दे रहे हो, शेयर्स वगैरह, तो भी आपको ये फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना चाहिए। इफ एक्वायर्ड असेट इज आर नॉट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, इट्स देयर कॉस्ट इज मेजर्ड एट कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप। सुनना, अब अगर इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं कर पाता तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर ये बोल रहे हैं कि कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप, कैरिंग अमाउंट यानी WDV ऑफ असेट, इसको तो कैरिंग अमाउंट बोलते हैं जो बैलेंस शीट वैल्यू होती है, मतलब बुक वैल्यू वर्ड लिख लो आप, बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप। तो फिर इसको हमें 10,000 पे रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर हमारे पास 30,000 की फेयर वैल्यू नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो क्या बोल रहे हैं ये, तो आपको असेट गिवन अप जो है उसकी कैरिंग अमाउंट पे करना है। तीसरा है, एन एंटरप्राइज डिटरमाइन वेदर एन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इज कमर्शियल सब्सटेंस बाय कंसिडरिंग द एक्सटेंट टू विच इट्स फ्यूचर कैश फ्लो आर एक्सपेक्टेड टू चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। एन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इज कमर्शियल सब्सटेंस इफ, अभी ऊपर अपनी बात हुई, अनलेस लेक कमर्शियल सब्सटेंस, तो मैंने क्या वहां बताया था। अब ये समझना जरूरी कि कमर्शियल सब्सटेंस क्या है, तो इसके लिए मैं इलस्ट्रेशन कराऊंगा, उससे समझ में आएगा। हालांकि एक बार आप ये पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि जब आपका इस एक्सचेंज ऑफर से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज हो तो कमर्शियल सब्सटेंस है, और नहीं हो, वहीं की वहीं हो, तो फिर इस एक्सचेंज ऑफर को आप कमर्शियल सब्सटेंस नहीं कहोगे। ठीक है, इसके लिए आप सीधे सीधे काम करें, पैराग्राफ से समझ में नहीं आएगा। आप तो इस थर्ड नंबर पॉइंट को सीधे पॉइंट नंबर 7 और 8 से कनेक्ट कर दे, इलस्ट्रेशन 7 और 8 से कनेक्ट कर दे, एरो बना के, और इनको RQ लिख लें तो ही समझ में आएगा। तो इलस्ट्रेशन 7 में लिखा है, कंसिडरेशन रिसीव्ड कंपेराइजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मॉनेटरी एंड मॉनेटरी एसेट। अब सुनना, ये कमर्शियल सब्सटेंस का कंसेप्ट समझाना चाहता हूं। मतलब आप इन शॉर्ट पूरा समझने के बाद एक समरी लिखवाऊंगा 2 लाइन की, उससे आपको बात पूरी क्लियर हो जाएगी, है ना, कि एक्सचेंज ऑफर में हमें करना क्या है। जनरल रूल आप समझ गए। जनरल रूल क्या है कि इन एक्सचेंज ऑफर जनरली PPE वैल्यूड एट फेयर वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, अनलेस
it has lack commercial substance, or the asset given up and asset received fair value cannot be measured reliably. तो इन दो केसेस को छोड़ के बाकी सब केसेस में आपको किस पे वैल्यू करना है? फेयर वैल्यू पे। इसका मतलब उल्टा पढ़े तो इन दो केसेस में आपको फेयर वैल्यू नहीं करना। तो देखते हैं, एंटिटी ए एक्सचेंज सरप्लस लैंड विथ अ बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख फॉर कैश 20 लाख। सुनिए, एंटिटी ए, इसकी बुक्स में एक सरप्लस लैंड पड़ा हुआ है जिसकी बुक वैल्यू कितने की है? 10 लाख रुपए, यानी कैरिंग अमाउंट 10 लाख। इसको ये एक्सचेंज करना चाहते हैं किसी बंदे से फॉर कैश ऑफ 20 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 25 लाख। व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट रिसीव्ड? अब एंटिटी ए एक्सचेंज सरप्लस लैंड, उसके पास एक सरप्लस लैंड था 10 लाख रुपए का बुक वैल्यू, फॉर कैश ऑफ 20 लाख, बदले में क्या आ रहा है? कैश 20 लाख रुपए का एंड प्लांट एंड मशीनरी आ रही 25 लाख फेयर वैल्यू की। वैल्यूड वर्ड लिखा हुआ है, बुक वैल्यू वर्ड नहीं, वैल्यूड वर्ड लिखा हुआ। व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट रिसीव्ड? तो अब इस केस में पहले तो ये देखना पड़ेगा कि अगर ये कमर्शियल सब्सटेंस है, हम वापस ऊपर चलते हैं उस पॉइंट पर। क्या लिखा था बी पॉइंट में? पीपी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज फॉर नॉन मॉनेटरी एंड मॉनेटरी। तो कॉस्ट ऑफ सच एन आइटम ऑफ पीपी इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। किस पे रिकॉर्ड करना है? फेयर वैल्यू पे। अनलेस, तो अनलेस में दो पॉइंट थे, यानी जनरली फेयर वैल्यू पे करना है। कब फेयर वैल्यू पे नहीं करना है? अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं हो तब, या फेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड तब। तो दो केस को छोड़ दो, वो मैं 8th नंबर क्वेश्चन में बताऊंगा। और फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, ये मैं 7th नंबर बता रहा हूं। तो यहां कमर्शियल सब्सटेंस है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? आप ऐसा सोचोगे कि अगर इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही हो, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही हो, तो इट हैज कमर्शियल सब्सटेंस। सरप्लस लैंड, फालतू पड़ा हुआ लैंड था आपके पास, वो आपने दे दिया, और प्लांट मशीन ली। अब प्लांट मशीन तो फालतू नहीं रखता कोई भी व्यक्ति, क्या करेगा? डेफिनेटली प्लांट मशीन एक्वायर कर रहा है, मतलब प्रोडक्शन के लिए। तो आपकी कम प्रोडक्टिव चीज देके ज्यादा प्रोडक्टिव चीज दे ली, उससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ेगा। तो वेन एवर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज, इट मीन्स इट हैज कमर्शियल सब्सटेंस। ठीक है, तो यहां पहले लाइन में लिखा सिंस द ट्रांजेक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस, है ना? तो उसके ऊपर लिख लो बिकॉज ड्यू टू दिस एक्सचेंज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी इंक्रीज बाय यूज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक, अब जो प्लांट मशीन प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही, कमर्शियल सब्सटेंस है, तो अभी हमने क्या रूल पढ़ा है कि पीपी शुड बी रिकॉर्डेड, इट मींस प्लांट अकाउंट रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू किसकी? तो किसी की भी, या तो इसकी फेयर वैल्यू, तो इसकी फेयर वैल्यू भी है हमारे पास, या इसकी फेयर वैल्यू जो सेट गिवन है, दोनों, विच इज मोर क्लियर एविडेंट, जिसका एविडेंस ज्यादा अच्छा है ना। तो यहां क्या लिखा? अब यहां पर यानी एक तरीके से एक बात सोचो आप कि कोई व्यक्ति आपको 25 लाख का प्लांट भी दे रहा है, 20 लाख कैश भी दे रहा है, और तुमसे 10 लाख की जमीन ले रहा है, यानी इनडायरेक्टली देखा जाए तो आपके लैंड की फेयर वैल्यू तो 45 लाख हुई ना। समथिंग इन रिटर्न, कोई भी व्यक्ति अगर आपकी जमीन लेके और 45 लाख दे रहा है, इसका मतलब एक तरीके से आपने उसको जमीन कितने बेची? 45 में बेची। तभी तो सामने वाला आपको एक तो कैश दे रहा है 20 लाख का, ठीक है, और 25 लाख की क्या दे रहा है? वो प्लांट मशीन। इसका मतलब आपकी जमीन जो है, जो 10 लाख की जमीन एक्चुअली 45 में बिकी, तो 35 का क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, एक तरीके से लैंड बिका। तो इसलिए लिखा आगे प्लांट मशीन वुड बी रिकॉर्डेड एट फॉर 25 लाख। किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए? 25 लाख, विच इज इक्विवेलेंट टू फेयर वैल्यू ऑफ लैंड। लैंड की फेयर वैल्यू कितनी होगी? 45, क्योंकि जब नॉन मॉनेटरी भी हो मॉनेटरी भी हो तो दोनों को मिला के टोटल कंसिडरेशन तो इसे कहेंगे ना, समथिंग इन रिटर्न। तो लैंड के बदले में 45 आ रहे हैं, इसका मतलब लैंड की फेयर वैल्यू कितनी हुई? 45। तो फेयर वैल्यू ऑफ लैंड 45 लाख माइनस कैश, कैश माइनस हो गया, बाकी बचा हुआ 25 लाख रुपए। 25 लाख पे आप प्लांट को रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। यानी कुल मिला के आप बात समझे कि जब जब कमर्शियल सब्सटेंस होगा आप उसको फेयर वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करेंगे, बाकी का प्रॉफिट आप रिकॉग्नाइज कर लो P&L। अच्छा, फेयर वैल्यू किसकी? तो
इसकी या इसकी, किसी की भी मान लो आप, इसकी 45 लाख मानी तो भी आ जाएगा, ये 25 नहीं दी होती मान लो, इसकी 45 लाख लिखी होती तो मैं 45 लाख में से 20 हटा के 25 ऐसे लिख लेता। इसकी दी है तो इनको जोड़ के इसकी आ गई तो प्रॉफिट आ गया इसका, यानी लैंड की फेयर वैल्यू 45 हो गई। तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप और असेट रिसीव्ड विच एवर इज मोर क्लियर एविडेंट, ये लाइन लिख लो, ये लाइन आगे आएगी भी सही, यानी जो भी फेयर वैल्यू। अब 8th नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, लेक कमर्शियल सब्सटेंस का। जब कमर्शियल सब्सटेंस नहीं हो या फिर आप इसकी फेयर वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, ना लैंड की निकाल पा रहे हो ना इसकी, ऊपर 2 एक्सेप्शन है ना, दोनों में पढ़ के देखना। इफ लेक कमर्शियल सब्सटेंस और फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड और फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबल, तो उन दोनों केस में क्या होगा, ये इलस्ट्रेशन 8th में देखो। एंटिटी ए एक्सचेंज कार एक्स, इसके पास क्या है, कार है, कार एक्स विथ अ बुक वैल्यू 13 लाख, इस कार का नाम एक्स है, 13 लाख की, एंड फेयर वैल्यू 13 लाख 25,000, 13,25,000 की। फॉर कैश, सुनना क्या कर रहा है, एक्सचेंज कार एक्स विथ बुक वैल्यू 13 लाख, फेयर वैल्यू 13 लाख 25,000, इसको एक्सचेंज कर रहा है फॉर कैश 15,000 एंड कार वाई विच हैज फेयर वैल्यू 13 लाख 10,000। इसके बदले में क्या ले रहा है, कैश ले रहा है, कितने हजार रुपए, 15,000, और एक वाई कार ले रहा है, वाई नाम की कार ले रहा है, ये कितने की फेयर वैल्यू इसकी, इसकी फेयर वैल्यू 13,10,000। The transaction lack commercial substance is the company's cash flow are not expected, क्वेश्चन में लिख दिया, to change as a result of exchange। जब ऐसा लिख दे तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं। It is in the same position as it was before the transaction, लिख दिया, नहीं लिखते तो भी आप सोचते कार के बदले में कार लेना, मैं पुराने कार को बेच के और नई कार ले लेता हूं, क्या फर्क पड़ना है, अच्छा बताओ। कार से कहीं जाना है मुझे बिजनेस टूर पे, तो कार कोई सी भी लेंगे, जाएंगे तो उतनी दूरी तो इतनी रहेगी ना, क्या फर्क पड़ना है उससे, उससे कोई प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्या, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्या, नहीं। तो कार के बदले में कार होना, हाँ इसके लिए ऐसा होता है कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन की ऑटोमेटिक मशीन होती तो हम मान लेते कि वो जल्दी प्रोडक्शन करेगी, लेकिन यहाँ तो कार के बदले में कार है, और क्वेश्चन में क्लियर लिख दिया लेक कमर्शियल सब्सटेंस, और यूं भी दिख रहा है इस तरह के एक्सचेंज में कोई कमर्शियल सब्सटेंस है क्या, कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज होंगे क्या, नहीं होंगे, लिख ही दिया वैसे भी, और नहीं लिखते तो भी आप यही अजम्पशन लेते इस केस में। व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट रिसीव्ड, तो अब जो असेट रिसीव्ड हुई है कार वाई, ये हमारी बुक्स में आएगी, कार वाई अकाउंट डेबिटेड, और जाएगी कौन सी, कार एक्स, ये अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट। इसको किस पे रिकॉर्ड करना, मैं रिकॉग्निशन पढ़ रहा हूं, बाकी का तो हम प्रॉफिट में डाल देंगे। तो 13 लाख रुपए की कार जा रही है, 13 लाख रुपए के बदले में इसको, अब क्या मैं इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं, 13,10,000 पे, और कैश आया 15,000, तो कैश 15,000 को तो मैं चेंज कर ही नहीं सकता, तो ये दो फिगर तो चेंज हो ही नहीं सकते, कैश तो कैश ही रहता है, इसका वैल्यूएशन थोड़ी ना होता है, पिछले क्वेश्चन में भी देखा। और ये बुक वैल्यू 13 है तो 13 ही लिखना है, क्योंकि अकाउंट खुला 13 से तो बंद भी 13 से होगा ना, बाकी अगर होगा तो मैं प्रॉफिट लॉस लिख दूंगा, ठीक है। अब यहां फेयर वैल्यू है दोनों की, लेकिन कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं, तो जब कमर्शियल सब्सटेंस नहीं हो तो ऊपर क्या लिखा था, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना है, फिर किस पे रिकॉर्ड करना है, मतलब आप सेम पोजीशन पे जैसे पहले थे, जब सेम पोजीशन पे हो आप, तो फिर आप अपने असेट बढ़ा क्यों रहे हो, क्यों कैपिटलाइज कर रहे हो, कैपिटलाइज करना यानी असेट बढ़ाना, और असेट बढ़ाना मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे। एस चेन क्या बोलता है, हर वो चीज जो फ्यूचर बेनिफिट दे उसी को असेट बोलो, नहीं तो पीएनएल में डाल दो। एक्सपेंडिचर दो ही तरह के होते हैं, या तो रेवेन्यू या कैपिटल, कैपिटलाइज करूंगा मैं तो बैलेंस शीट बढ़ेगी, बैलेंस शीट बढ़ेगी तो फ्यूचर बेनिफिट बढ़ना चाहिए, फ्यूचर बेनिफिट बढ़ेगा तो बैलेंस शीट क्यों बढ़ाऊं फिर मैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसे मुझे 13,20,10,000 रुपए फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, नॉट रिकॉर्डेड फेयर वैल्यू बिकॉज इट हैज नॉट कमर्शियल सब्सटेंस। तो फिर कितने पे रिकॉर्ड करना चाहिए, इसको भी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना। पिछले क्वेश्चन में हमने मशीन को भी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, लैंड को भी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया,
यहां हम दोनों की फेयर वैल्यू इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज नो कमर्शियल सब्सटेंस। तो जैसा था वैसे ही रहने दो, 13 लाख की थी 13 लाख ही रहने दो। और उल्टा 13 लाख रुपए में से 15,000 रिकवर हो गए, यानी अब तो और बुक वैल्यू कितनी रह गई, यानी कार वाई आ गई और उसकी बुक वैल्यू 1285 रह गई, क्योंकि आपकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं और रिकवरी हो गई उल्टा। तो ये कहना चाहते हैं कि आपके असेट का बेस आप कम ज्यादा मत करो। अपने हिंदुस्तान में तो जितना पैसा खर्च करते थे हम कैपिटलाइज करते थे, जबकि ऐसा नहीं है। ये इंड एज का कंसेप्ट है कि जब उससे इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज ही नहीं हो रहा है तो आप असेट बढ़ा कैसे रहे हो, उल्टा और 15,000 रिकवर कर लिए तो उल्टा घटाओ ना आप। तो ये बात थी। तो अब अल्टीमेट आप लाइन क्या लिखेंगे, यहाँ पेज नंबर 3.74 के ऊपर टॉप पर खाली जगह पे लिख सकते हो, है ना, सिंपल ही बात है। इफ कमर्शियल सब्सटेंस डैश वैल्यूड एट फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड एन असेट गिवन अप। दूसरा, इफ नॉट कमर्शियल सब्सटेंस नॉट वैल्यूड एट फेयर वैल्यू बट वैल्यूड एट बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, है ना, बुक वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप, इसी की बुक वैल्यू पर। चलिए आगे चलते हैं। PP purchase for a considered price where several items of PP are purchased for considered price। वहां लिख लो लाइक अमलगमेशन। अमलगमेशन होता है ना, पूरी असेट सारा पूरा बिजनेस ही खरीद देते हैं, बहुत सारे आइटम, सेवरल आइटम्स, और कंसर्ट प्राइस एक ही देते हैं। स्लम सेल में भी होता है ऐसा, लमसम किसी की बिल्डिंग फैक्ट्री खरीद ली हमने, उसमें प्लांट मशीन स्टॉक पूरा बिजनेस खरीद लिया, पूरा डिवीजन ही खरीद लिया। The consideration is apportioned to the various items on the basis of their respective fair value। अंडरलाइन कर लेना, apportion वर्ड पर, respective fair value at the date of acquisition। तो हम अगर मान लो किसी से उसका पूरा कंसोलिडेटेड प्राइस एक ही अमाउंट देखे, मैंने किसी को लमसम 50 लाख रुपए का पेमेंट किया और उससे उसका पूरा बिजनेस खरीद लिया। उस बिजनेस में उसके पास लैंड एंड बिल्डिंग थी, प्लांट एंड मशीनरी थी, फर्नीचर भी था, स्टॉक भी था, सब था, सब थे। लायबिलिटी होगी तो लायबिलिटी क्रेडिट भी करते थे, याद करो, और डिफरेंस का अमाउंट गुडविल भी आता था, सब चीज थी। तो आप जब लमसम कंसोलिडेटेड प्राइस इन सेवरल आइटम्स परचेज, देन द प्राइस शुड बी अपोर्शन बिटवीन डिफरेंट असेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेयर वैल्यू। तो इन सबको इनकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इनको इनकी फेयर वैल्यू पे अपोर्शन कर देंगे। 50 लाख को इनकी फेयर वैल्यू के रेशो में, मान लो इसकी फेयर वैल्यू 1 लाख है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, तो 1 2 3 4 के रेशो में 50 लाख को बांट दूंगा। तो अपोर्शन इन द रेशो ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ रेस्पेक्टिव असेट एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। फेयर वैल्यू किस दिन की, जिस दिन आप ये एंट्री कर रहे हो, जिस दिन रिकॉग्नाइजेशन कर रहे हो। और इन केस फेयर वैल्यू ऑफ आइटम एक्वायर्ड कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, this value are estimated on fair basis as determined by competent valuer। मान लो इसकी फेयर वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको किसी कॉम्पिटेंट वैल्यूअर के पास जाओ, किसी प्रोफेशनल पर्सन, उससे वैल्यूएशन कर दो। पीपी, इसमें एग्जांपल लिख लेना सी पॉइंट में, लाइक इन केस ऑफ अमलगमेशन, पीपी हेल्ड बाय लेसी अंडर फाइनेंस लीज। तो ये फाइनेंस लीज यहां लिख लोगे सेम एज हायर परचेज। फाइनेंस लीज में तो हायर परचेज ही तो होता है, हायर परचेज लीज का ही एग्जांपल है। तो उसमें क्या करते थे हम, याद करो, S19 के हिसाब से उसमें इंटरेस्ट वाला पार्ट अलग, प्रिंसिपल वाला पार्ट अलग। तो इंटरेस्ट वाला पार्ट कैपिटलाइज नहीं होता था, सेम वही बात है। कास्ट ऑफ एन पीपी हेल्ड बाय लेसी अंडर फाइनेंस लीज इज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद S19। गवर्नमेंट ग्रांट्स में अगर कोई पीपी आएगी तो वहां पढ़ चुके हम, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो 1 रुपए पे रिकॉर्ड करते हैं नॉमिनल वैल्यू, और अगर ग्रांट मिली 10 लाख के बदले में 2 लाख ग्रांट, तो 8 लाख पे रिकॉर्ड करते हैं। ग्रांट को हम रिड्यूस करते थे, तो द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी में बी रिड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ग्रांट इन अकॉर्डेंस विद एस। ये डिफरेंट टाइप से पीपी एक्वायर करने का तरीके बताए हमने, ABCDE 5 पॉइंट पढ़े। कौन कौन से थे आप देखो स्टार्टिंग से। तो एक तो था आपका, पहला पॉइंट था डेफर्ड पेमेंट वाला केस में, तो वहां हमने इंटरेस्ट अलग कर दिया। दूसरा था एक्सचेंज ऑफर वाले में, उसमें 2 पढ़े हमने, कमर्शियल सब्सटेंस, विदाउट कमर्शियल सब्सटेंस। फिर सी में हमने पढ़ा कंसोलिडेटेड प्राइस वाला, डी में पढ़ा हमने लीज वाला, और ई में पढ़ा हमने गवर्नमेंट ग्रांट्स वाला। ये हो गई पहली बार रिकॉग्नाइजेशन करने के तरीके। स्टार्टिंग में आप असेट को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे।
अब हम पढ़ते हैं मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये आपने इनिशियल रिकॉग्निशन सब पढ़ लिया। एन एंटरप्राइज शुड चूज इधर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। समझे आप? मतलब हमने जब असेट एक्वायर की, सपोज 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2020, ये फाइनेंशियल ईयर में हमने असेट एक्वायर की 8 अगस्त को, तो ये हुआ एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। तो इस दिन हमने असेट एक्वायर की, या तो परचेस की होगी तो परचेस कॉस्ट पर, एक्सचेंज होगी तो एक्सचेंज, गवर्नमेंट ग्रांट से होगी तो गवर्नमेंट ग्रांट वाला रूल, अमलगमेशन में होगी तो अमलगमेशन के हिसाब से, ऐसे हमने के असेट रिकॉग्नाइजेशन के क्राइटेरिया पढ़े। अब हम बात कर रहे हैं आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्निशन के बाद हम क्या करें, यानी बैलेंस शीट पर हमें जब बुक्स में लिखना है, तो अगर हम यहां मैंने 100 में लिखी कोई चीज, तो यहां पे भी 100 पे ही आएगी, कॉस्ट प्राइस पे, है ना? कुछ भी हो, यहाँ जो वैल्यू ली होगी, किसी में गवर्नमेंट ग्रांट लेस करके ली होगी, किसी में एक्सचेंज ऑफर में फेयर वैल्यू ली होगी, है ना? तो जिस तरीके से यहाँ रिकॉर्ड की वही जनरली कैरी फॉरवर्ड होगा। ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या होगा, डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा WDV निकालने के लिए। लेकिन आपके पास दो ऑप्शन है, एंटरप्राइज शुड चूज इधर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। As its accounting policy and should apply that policy to an entire class of PP। यानी अब आप दोनों में से कोई एक मॉडल अप्लाई करो, या तो कॉस्ट मॉडल, हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो इसी को चलने दो, इस पर डेप्रिसिएशन लगाओ, 90 आएगा, फिर अगले साल फिर 90, फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाओ, फिर 80 आएगा, चलने दो। वही अपना पुराना वाला तरीका, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, डेप्रिसिएशन लेस करते करते। या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल भी लगा सकते हैं। ये AS10 की नई खासियत, अलाउड किया दोनों। As its accounting policy and should apply, ये accounting policy है whether to show asset at cost price और revaluation। लेकिन पॉलिसी के बारे में क्या लिखा है, should apply that policy to an entire class of PP, entire class of PP। आप ऐसा नहीं करोगे कि एक क्लास पे कॉस्ट, एक पे रिवैल्यूएशन, एंटायर क्लास ऑफ पीपी। अब एंटायर क्लास ऑफ पीपी बोला, ऑल टाइप ऑफ पीपी वर्ड नहीं बोला, क्लास ऑफ पीपी। तो क्लास ऑफ पीपी क्या, यानी क्लासिफिकेशन। तो नीचे लिखा है क्लास ऑफ पीपी है, क्लास ऑफ पीपी इज ग्रुपिंग ऑफ एन एसेट ऑफ सिमिलर नेचर एंड यूज। डार्क कलर में उन्होंने किया, कितना अच्छे से लिखा है। क्लास कैसे बनाओगे, जो नेचर वाइज भी सेम और यूज वाइज भी सेम, इन ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, शिप, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल, फर्नीचर फिटिंग्स, ऑफिस इक्विपमेंट, बियर प्लांट, ऐसे आप क्लास बना दो। क्या ऐसा हो सकता है सर कि हम बिल्डिंग में भी दो क्लास बना दें, एक फैक्ट्री बिल्डिंग और एक ऑफिस बिल्डिंग? यहां पर फैक्ट्री बिल्डिंग मेरी एक उज्जैन में है, एक इंदौर में है, एक भोपाल में है, 3 बिल्डिंग है। ऑफिस भी मेरे अलग अलग जगह पर है, मान लो एक मुंबई में ऑफिस है, एक दिल्ली में ऑफिस है, एक इंदौर में ऑफिस तो है बिल्डिंग। तो क्या इन सबको एक ब्लॉक में रख सकते हैं, या आप चाहो तो इसके नेचर यूज, तो देखो फैक्ट्री बिल्डिंग का यूज अलग होता है और ऑफिस बिल्डिंग का यूज अलग होता है, तो आप इसको 2 ग्रुप में बांट सकते हो। तो ग्रुपिंग कैसे करना है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर एंड यूज। अच्छा, अब बिल्डिंग के साथ फर्नीचर नहीं जोड़ूंगा क्योंकि इसका नेचर अलग हो गया, वरना आप बोलोगे सर फैक्ट्री बिल्डिंग और फैक्ट्री फर्नीचर, फैक्ट्री मशीन, सबको एक ग्रुप बना दो। फैक्ट्री में तो है नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि उनका यूज अलग है, फर्नीचर का यूज अलग है, फिटिंग्स का यूज अलग है, मशीन का यूज अलग है, बिल्डिंग का यूज अलग है, ठीक है ना? तो फैक्ट्री बिल्डिंग अलग, फैक्ट्री प्लांट मशीन अलग, ऑफिस बिल्डिंग अलग, ऑफिस प्लांट मशीन अलग, ऐसा आप कर सकते हैं। तो कॉस्ट मॉडल के बारे में क्या लिखा है अगले पेज पे 3.75, आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन as an asset, an item of PP should be carried at cost less accumulated depreciation less accumulated impairment loss, और ऐसे रिवैल्यूएशन में लिखा होगा। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं पहले इलस्ट्रेशन 9, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आप दो में से एक, या तो कॉस्ट मॉडल अप्लाई करें या रिवैल्यूएशन मॉडल ऑन एंटायर क्लास ऑफ पीपी। ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, एंटायर क्लास।
एंटायर क्लास ऑफ पीपी मीन्स असेट सिमिलर इन नेचर एंड यूज। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं सर कि सारी फैक्ट्री बिल्डिंग को कॉस्ट मॉडल पे रख लेता हूं और सारी ऑफिस बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन क्या बिल्डिंग बिल्डिंग में अलग हो सकता है? तो हो सकता है, क्योंकि ये क्लास अलग है और ये क्लास अलग है। इस एंटायर क्लास पर मैं एक मॉडल लगा सकता हूं, इस पे अलग लगा सकता हूं। उन्होंने ये नहीं लिखा था कि ऑल असेट सब पर एक जैसा लगाना, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। लेकिन हाँ, क्या ऐसा कर सकता हूं कि उज्जैन वाली फैक्ट्री बिल्डिंग पे कॉस्ट मॉडल और इंदौर वाली फैक्ट्री बिल्डिंग पे रिवैल्यूएशन मॉडल? तो नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको एंटायर क्लास, पूरी क्लास पे एक जैसा लगाना है। इसके लिए आप इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखोगे तो यही सेम पॉइंट जो मैंने ऑफिस बिल्डिंग का बताया ये आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब जब भी हम कोई से भी मॉडल लेते हैं, मान लो हमने कॉस्ट मॉडल लिया, तो कॉस्ट मॉडल में क्या होता है, जो भी इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है उसमें से लेस क्या होता है, डेप्रिसिएशन। ये तो हमेशा यूं भी करते आए, कई साल हो गए हमको। और एक और होता है इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस का मतलब होता है कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट अदर देन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल वियर एंड टियर, उसके बाद भी अगर डेप्रिसिएशन की वैल्यू किसी रीजन से कम हो जाए तो हम उसको इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28, जो तुम्हारे कोर्स में नहीं, इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकलता है वो 28 में होता है। तो इस वैल्यू पर हम यानी डब्ल्यूडीवी पे दिखाएंगे, ये कैरिंग अमाउंट होगा। रिवैल्यूएशन मॉडल अगर अडॉप्ट करते हैं तो क्या होगा, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करते हैं तो फेयर वैल्यू ऑफ एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन क्या करना पड़ेगा, उसको कॉस्ट पे लिखना है। अब उसको किस पे लिखना है, एसेट्स को हमें इनकी फेयर वैल्यू पे लिखना है। यानी कॉस्ट स्टार्टिंग में कॉस्ट पे लिखना है, इनिशियली ऑलवेज किस पे लिखना है, एक ही तरीका बताया था, इनिशियली ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। अब इस कॉस्ट को यहां लाके मैंने रिवैल्यू कर दिया। रिवैल्यूएशन अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। 100 रुपए की 120 पे कर दी, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन का मतलब ये कि रिवैल्यू किया, आपने वैल्यूएशन फिर से निकाला, किस दिन, एज ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन माइनस। अब ये इस पे वैल्यू कर दिया, 100 रुपए की हो सकता है आपने 120 पे लिख दिया। ठीक हो गई इस साल की बैलेंस शीट खत्म। अगले साल की बैलेंस शीट 2022 में क्या होगा, इसमें से आप इस फेयर वैल्यू में से आप डेप्रिसिएशन लेस करोगे, इसमें से आप इम्पेयरमेंट लॉस लेस करोगे। तो पिछले पीरियड का करोगे कि अगले पीरियड का? भाई 100 की चीज में 120 पे ला दी मैंने, तो रिवैल्यूएशन हो गया, तो अब इस पीरियड का डेप्रिसिएशन थोड़ा लगेंगे, सब्सिक्वेंट पीरियड का लगेगा ना। इसलिए क्या लिखा है, सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन 120 पर डेप्रिसिएशन लगेगा। प्रोस्पेक्टिवली आगे का पीछे करें 120। हो सकता है ये असेट आपने 100 से पहले 20 माइनस करके 80 थी, 80 से 120 कर दी, तो अब 120 पे डेप्रिसिएशन लगेगा ना। अब इस डेप्रिसिएशन से क्या मतलब, क्योंकि अब ये तो 120 पे आ गया ना, तो जब रिवैल्यूएशन हो जाता है तो पुराना भूल जाओ, नई वैल्यू और सब्सिक्वेंट प्रोस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन लगेगा। और इन फ्यूचर अगर इंपेयरमेंट हो तो वो भी लगेगा। फिर रिवैल्यूएशन कर दो, मान लो आप 4 साल बाद फिर रिवैल्यूएशन कर दिया आपने, इसको 200 पे कर दिया, तो अब इस डेप्रिसिएशन से मतलब नहीं, अब वो 200 और फिर उसके आगे डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन फॉर एंटायर क्लास ऑफ पीपीए, वो भी वही कंसेप्ट है ना। रिवैल्यूएशन मॉडल भी लगाओगे तो एंटायर क्लास पे लगाओगे, ऐसा नहीं करोगे कि ऑफिस बिल्डिंग इसका एक नेचर है, ये पूरा एक क्लास है, इसमें से एक पे आपने रिवैल्यूएशन लगा दिया, एक पे कॉस्ट, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। इसी का रीजन आपको नीचे इलस्ट्रेशन 9 में मिलेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन, अब ये भी क्वेश्चन है कि सर कितनी बार करें रिवैल्यूएशन, क्या हर बैलेंस शीट डेट पे करें? तो इसके लिए इतनी बड़ी बात पढ़ने से अच्छा एक नीचे एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा है आपको इस पेज पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन क्या वो चाहिए। क्या लिखा है, एक तरफ लिखा है आइटम ऑफ पीपी एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट एंड वोलेटाइल चेंज इन फेयर वैल्यू। अगर आपका आइटम ऑफ पीपी वोलेटाइल नेचर का है, बार बार इसकी प्राइस बदलती है, तो फिर आपको इसको एनुअल रिवैल्यूएशन करना चाहिए एट द एंड ऑफ ईच बैलेंस शीट। इफ देयर इज मोर वोलेटिलिटी इन प्राइस, प्राइस अगर ज्यादा चेंज होती है हर बार, तो फिर आप उसको एनुअल रिवैल्यूएशन। और आइटम ऑफ पीपी विद ओनली इनसिग्निफिकेंट चेंज, बहुत कम चेंज होता है, इनसिग्निफिकेंट चेंज इन फेयर वैल्यू मीन्स लेस चेंज इन फेयर वैल्यू, तो फिर रिवैल्यूएशन ऑफ आइटम ओनली एवरी 3 to 5 ईयर, 3 या 5 सालों में आप उसका रिवैल्यूएशन करो। एक बार कर दिया, अब 3 साल बाद करना या 5 साल बाद करना, ये एस अलाउड कर रहा है आपको। ठीक है, तो ऊपर का पैराग्राफ कट करके समरी में क्लियर हो जाती बात, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन।
अब फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये तो प्रोफेशनल क्वालिफाइड वैल्यूअर से निकलेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड डेप्रिशिएटेड वैल्यू रिटर्न वगैरह ये सब भी कट कर दो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवोल्यूशन, अब हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवोल्यूशन। इसके लिए आपको नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 3.79 पर एक चार्ट मिलेगा फिर से, है ना, इस पर राइट लगाओ, आईएमपी लिखो, ये बड़ा अच्छा चार्ट है, ये समझते हो। इंक्रीज और डिक्रीज, अगर आप कोई एसेट को इंक्रीज करते हैं, एग्जाम्पल ले लेता हूं, मान लो एग्जाम्पल बना देते हैं हम कि बुक वैल्यू 50,000 है, कितनी है 50,000, और आपने उसको रिवैल्यूट कर दिया 60,000 पर। ये इंक्रीज वाला केस, फर्स्ट टाइम इंक्रीज वाला केस है ना। तो ये पहला जो कॉलम आपको लिख रहा है, यहां पे ऊपर लिखेंगे फर्स्ट टाइम, तो क्रेडिटेड डायरेक्टली टू ऑनर्स इंटरेस्ट अंडर द हेडिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस। सब जानते हो पुरानी बात, कुछ नया चेंज नहीं। यानी अगर ऐसा होता था तो हम क्या करते थे, हम असेट अकाउंट डेबिट करते थे, आपको पीपी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 10,000 रुपए करते थे। ऐसे ही यही तो बोल रहे हैं अभी कि डायरेक्टली कहां लिख देना है हमें, ऑनर्स इंटरेस्ट, मतलब शेयर होल्डर फंड लिखते हैं ना, शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस, वहां पर रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से लिखते हैं इंक्रीज के केस में। तो ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन में ऐसा होता है। तो ये एंट्री आप नीचे लिख ले, पीपी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। एग्जांपल लिखना चाहें तो एग्जांपल भी लिख दें, ऊपर जगह है खाली, तो एंट्री खास तौर से लिख लेना। ये हो गया। उधर चलो डिक्रीज पे, डिक्रीज में पहला कॉलम में लिखा है चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसके ऊपर लिखो फर्स्ट टाइम, यानी आपने बुक वैल्यू 50,000 को रिवैल्यू कर दिया 40 पे। फर्स्ट टाइम अगर आपने डिक्रीज अब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया हो तो क्या एंट्री होती, तो आपको अपने असेट 50 की थी बुक में 40 पे लाना, कम करना है तो उल्टा पीपी आप क्रिएट करोगे, पीपी अकाउंट क्या करोगे क्रिएट, और डेबिट क्या करोगे, तो डेबिट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां चार्ज करना है, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में, कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो पहले से समझेंगे, दोनों तरफ लिख दिया फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम इंक्रीज होगा तो डायरेक्टली रिवैल्यूएशन रिजर्व, फर्स्ट टाइम डिक्रीज हुआ तो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस। अब दो केस पढ़ते हैं। अब इंक्रीज में सेकंड नंबर में जो लिखा हुआ है ना, वहां क्या लिखेंगे हम, सेकंड टाइम, क्या लिखेंगे उसको, सेकंड टाइम। और डिक्रीज में भी जो एक्सेप्शन लिखा हुआ है इधर, उसको भी लिखेंगे सेकंड टाइम। यानी ये हो गया कि आपके इस चार्ट में दो पार्ट दे रखे हैं, एक इंक्रीज वाला एक डिक्रीज वाला। इंक्रीज वाले में भी दो दे रखे हैं, डिक्रीज वाले में भी दो दे रखे हैं, ठीक है। तो एक में मैंने आपको लिखवाया फर्स्ट टाइम, पहली बार, और एक में मैंने लिखवाया सेकंड टाइम, सब्सिक्वेंट। ऐसे इधर भी लिखवाया मैंने फर्स्ट टाइम और सेकंड में लिखवाया मैंने सेकंड टाइम। तो फर्स्ट टाइम इंक्रीज अगर करेंगे तो डायरेक्टली कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम डिक्रीज करेंगे अगर तो डायरेक्ट कहां जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये आपके नॉर्मल रूल हो गया। अब एक्सेप्शन, व्हेन इट इज सब्सिक्वेंटली इंक्रीज इनिशियली डिक्रीज, अब सब्सिक्वेंटली बात होगी मतलब सेकंड टाइम, यानी ये किसकी बात कर रहे हैं कि इनिशियली डिक्रीज, इनिशियली क्या किया था, डिक्रीज। ये असेट जो मैंने कम की थी इनिशियली फर्स्ट टाइम, उसको मैं इंक्रीज करता हूं। इस असेट को 50 के असेट को मैं 40 पे ले आया था, 40 पे, इसको वापस मुझे 50 पर लाना है या वापस मुझे और बढ़ाकर लाना है सपोज। तो सब्सिक्वेंट के केस में अब आपका रिवैल्यूड अमाउंट कितना हो गया था, अब 40 था, है ना, बुक में कितना हो गया था 40। तो आपकी बुक वैल्यू जो थी वो 50 थी, फिर आपने उसको रिवैल्यू किया 40 पे। अब इसको आप वापस से रिवैल्यू करना चाहते हो 52 पे, मान लो 52 पर। तो फर्स्ट टाइम आपने क्या किया था, इनिशियल डिक्रीज पर अंडरलाइन कर लेना, और उस चीज को हम क्या कर रहे हैं, सब्सिक्वेंटली इंक्रीज कर रहे हैं, उल्टा, पहले डिक्रीज अब इंक्रीज, ठीक है। तो क्या करना चाहिए,
तो ये करना चाहिए कि अब मुझे मेरी असेट मेरी बुक्स में कितने पे आ गई, 50 से घट के 40 पर आ गई, उसको 52 पे लाना है। तो मुझे पीपी अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा कितने से, 12 से करना पड़ेगा ना। 40 को 52 पे लाना है अगर मुझे, तो 12 से डेबिट करना पड़ेगा इंक्रीज। तो क्या मैं इंक्रीज पूरा रिवोल्यूशन रिजर्व में लिख दूं 12? नहीं लिखना है। इनिशियली करते हैं तो पूरा एंटायर अमाउंट आप कहां लिख देते हो, रिवोल्यूशन रिजर्व में। लेकिन जब सेकंड टाइम करोगे आप तो पूरा रिवोल्यूशन रिजर्व में नहीं जाएगा। कहां जाएगा, रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द एक्सटेंट दैट इट रिवर्स अ रिवोल्यूशन डिक्रीज ऑफ सेम असेट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज इन पीएनएल। वही जैसा इनकम टैक्स में नहीं करते थे, जितना अर्लियर डेबिट हुआ उतना ही आप क्रेडिट कर सकते हो, सेम वही कंसेप्ट है। आपने इस असेट पर पहले कभी भी डिक्रीज किया था, वो कहां लगे थे आप, पीएनएल। पहले आपने जो पहले किया वो करो। पहले आप कहां लगे थे, डेबिट में लगे थे ना पीएनएल के, तो उतना टू द एक्सटेंट ऑफ दैट अमाउंट अर्लियर रिकॉग्नाइज इन पीएनएल अकाउंट, क्रेडिटेड इन पीएनएल अकाउंट, उतना तो पीएनएल में क्रेडिट करो। कहां क्रेडिट करो, उतना तो पीएनएल में। उससे ज्यादा रिवोल्यूशन हुआ है तो रिवोल्यूशन रिजर्व बना। पढ़ के देख लो, रिकॉग्नाइजिंग, तो क्या बोल रहे हैं ये, इस इंक्रीज को हमें कहां रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्नाइजिंग पीएनएल अकाउंट टू द एक्सटेंट, पूरा पीएनएल में नहीं लिखना, टू द एक्सटेंट। कहां तक लिखना है, टू द एक्सटेंट दैट इट इज रिवर्स अ रिवोल्यूशन डिक्रीज ऑफ सेम असेट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज इन पीएनएल। तो इसी असेट पे जितना पीएनएल में पहले प्रीवियसली रिकॉग्नाइज हुआ उतने तक का आपको पीएनएल में क्रेडिट करना है। ठीक, सेम ऐसे ही पॉइंट उधर आओ, डिक्रीज के केस में, इस केस में देखिए, इस केस में क्या हुआ है, इस केस में व्हेन इट इज सब्सिक्वेंटली डिक्रीज, इनिशियली इंक्रीज किया था। इनिशियली हमने 50 की चीज को रिवैल्यू किया था 60 पे, अब इसको मैं डिक्रीज कर रहा हूं, इसको मैं 45 पे डिक्रीज कर रहा हूं। तो इनिशियली इंक्रीज और सब्सिक्वेंटली डिक्रीज। अब क्या एंट्री होगी, तो अब मुझे 60 की, जो मेरे बुक्स में 60 है, असेट मेरे बुक्स में कितने की है, 60 की, 45 पे लाना है, तो क्रेडिट करना पड़ेगा, पीपीई क्रेडिट करना पड़ेगा, कितने से, 15 से। क्या ये पूरे 15 पीएनएल अकाउंट में ले जाऊं, क्योंकि डिक्रीज तो पीएनएल में जाता है, तो क्या पूरा पीएनएल में जाएगा, नहीं। फर्स्ट टाइम डिक्रीज करते हैं तो पीएनएल में जाता है, लेकिन जब सेकंड टाइम करते हैं तो आपने फर्स्ट टाइम इनिशियली इंक्रीज किया और उसको डिक्रीज अगर करते हो तो आपके पास रिवोल्यूशन रिजर्व पड़ा हुआ है ना, तो रिजर्व मतलब क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, तो क्यों ना, अब लॉस हो रहा है, अब आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस पूरा पीएनएल में क्यों ले जा रहे हैं, पहले आप लॉस रिवोल्यूशन रिजर्व से सेट ऑफ करो ना 10 तक का, तो फिर इससे एक्सेस हो गया लॉस, इसलिए पीएनएल में डाल दो। तो ये भी तो रिवर्सल हुआ, यानी पहले क्रेडिट अब डेबिट, यहां पहले डेबिट अब क्रेडिट। तो दूसरी बार में क्या करना आप समझे, जो पहले बार करा उसको उल्टा करना, रिवर्स करना। क्या लिखा है, डिक्रीज शुड बी डेबिटेड डायरेक्टली टू ऑनर्स इंटरेस्ट अंडर द हेडिंग रिवोल्यूशन सरप्लस। कहां डेबिट करना है, रिवोल्यूशन टू द एक्सटेंट, कितना करना है, एनी क्रेडिट बैलेंस एग्जिस्टिंग इन रिवोल्यूशन सरप्लस इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस, जितना बैलेंस पड़ा हुआ हो उतना बाकी का पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, लिख दो आगे, एंड रिमेनिंग अमाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। ऐसे इस तरफ भी लिख सकते हो, रिमेनिंग अमाउंट इज क्रेडिटेड टू रिवोल्यूशन रिजर्व अकाउंट। समझे आप, ये कंसेप्ट है। तो माइंड बहुत क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको। क्या करना है, फर्स्ट टाइम इंक्रीज रिवोल्यूशन, फर्स्ट टाइम डिक्रीज डेबिट पीएनएल अकाउंट, ये दो तो याद आ जाएंगे। इन्हीं का उल्टा जब करेंगे तो क्या करेंगे, जब भी इनका उल्टा होगा तो जो पहले किया उसको रिवर्स कर दो, पहले क्रेडिट किया है तो डेबिट कर दो, पहले डेबिट किया तो क्रेडिट कर दो, बस इतना से याद हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। और मान लो इनमें से कोई असेट बिकेगी, मान लो असेट सेल आउट की, तो प्रॉफिट लॉस उनका लिखते हैं पीएनएल में। लेकिन अगर आपके पास उस असेट से रिलेटेड कोई रिवोल्यूशन रिजर्व का बैलेंस पड़ा हुआ है तो पहले प्रॉफिट लॉस कहां जाना चाहिए, वहां क्रेडिट डेबिट होना चाहिए। मान लो एसेट बिक गई तो ये रिवोल्यूशन रिजर्व जो डमी फिगर था ये अनरियलाइज गेन था, अभी हमने रियलाइज कहां हुआ था, लेकिन अब बिक जाएगी तो ये रियल प्रॉफिट बन जाएगा, रियलाइज गेन। इसको हम
जनरल रिजर्व या पी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट हो गया है ना। यानी इस असेट को अगर मैं ये कहता हूं फर्स्ट टाइम पहली बार रिवोल्यूशन किया 50 से 60 पर, और अब ये असेट मैंने बेच दी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पीपी अकाउंट 60 में बेच दी इसको, या 62 में बेची और ज्यादा बेची, तो 60 की असेट थी और आपने 62 में बेची कि 2 का और प्रॉफिट हो, तो ये भी जाएगा पी एंड अकाउंट में 2 भी, और अब ये रिवोल्यूशन रिजर्व भी तो फ्री हो गया, अब ये भी तो प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा। यानी एक्चुअली आपको असेट पे 12 का प्रॉफिट हुआ, 50 की असेट थी, आपने 10 का पहले प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया था, अब ये पहले उस वक्त अनरियलाइज था, यानी कमाया नहीं था। मैं तो अपने असेट मन से अपने असेट 1 करोड़ के 10 करोड़ लिख दूं तो रियलाइज गेन है नहीं, जब तक कि एक्चुअल बिकेगी नहीं। तो मैंने अपने असेट को जबरन 50 का 60 लिख दिया था, तो ये रियलाइज नहीं था, लेकिन अब तो रियल हो गया है। अब रियल हो गया तो आप पीरियड में ट्रांसफर कर सकते हो। पेज नंबर 3.77 पर आ जाए। रिवोल्यूशन वाली बात तो समझ में आ गई आपको। अब रिवोल्यूशन करने के 2 तरीके बताता हूं, टेक्निक। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवोल्यूशन। When an item of PP is revalued, the carrying amount of that asset is adjusted to revalued amount. अभी मैंने सिंपल में बताया 50 की चीज मैंने 60 कर दी और एक एंट्री बता दी मैंने आपको, बड़ी आसान। अक्सर ये एंट्री करते आए हो हमेशा, है ना, कि जितने से वैल्यू बढ़े उतने से पीपी अकाउंट डेबिट कर दो, बाकी रिवोल्यूशन रिजर्व में डाल दो। लेकिन यहां 2 टेक्निक बताई इसे। टेक्निक 1, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इज एडजस्टेड इन ए मैनर दैट इज कंसिस्टेंट विद द रिवोल्यूशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट। Gross carrying amount may be restated by reference to observable market data and may be restated proportionately to change in carrying amount. Accumulated depreciation at the end date of revaluation is adjusted to equal the difference between gross carrying amount and carrying amount of asset. सर कुछ समझ में नहीं आया, मत समझो, इलास्ट्रेशन को देखो आप, उसे समझ में आएगा। एग्जाम्पल बताता हूं, देखो आप एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ केस स्टडी में। पीपी इज रिवैल्यूड एट 1500 कंसिस्टिंग ऑफ 2500 ग्रॉस कॉस्ट एंड 1000 डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल मार्केट डेटा। डिटेल ऑफ पीपी बिफोर एंड आफ्टर रिवैल्यूएशन। तो बिफोर रिवैल्यूएशन क्या था इनका, पीपी बिफोर रिवैल्यूएशन 1000 का था, मान कितने की कॉस्ट है 1000, ये बिफोर रिवैल्यूएशन है। इस पर लेस अभी तक डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक 400 रुपए लग चुका है। तो यानी इसकी डब्ल्यूडीवी बुक वैल्यू जो है वो कितने की है, 600 की, और फेयर वैल्यू कितनी है इसकी, 1500 की। कितनी की फेयर वैल्यू, 1500 की। 1500 की फेयर वैल्यू है, इसका मतलब 900 रुपए का रिवोल्यूशन करके मैं इसको 1500 पे लाना चाहता हूं। तो रिवोल्यूशन 1500 पे करना है, इसका ये रिवैल्यूड अमाउंट है, ये रिवैल्यूड अमाउंट है। तो मैं सीधे सीधे 900 की एंट्री क्या करता, पीपी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 900 रुपए। सबसे इजी वे ये आपकी 600 की असेट 1500 पे आ गई, 600 थी से बुक वैल्यू 900 और बढ़ा दी, 1500 आ गई। कितना इजी होता ना एक तरीका ही। लेकिन ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसे तो करते हैं, ये तो ट्रेडिशनल वे है, बिल्कुल सही है, गलत ये भी नहीं है। इनका कहना एक टेक्निक ये है कि हम सारे फिगर को रीस्टेटेड कर दें। रीस्टेटेड मतलब कि सबको बढ़ाएं। जब ये बढ़ा 1500 से, तो आप इसे भी बढ़ाएं और इसे भी बढ़ाएं, इनका कहना ही है। यानी ग्रॉस अमाउंट जो है, ग्रॉस, वो भी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करो, और कैरिंग अमाउंट भी आपने प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज किया, यानी डब्ल्यूडीवी भी। तो जब डब्ल्यूडीवी बढ़ाई तो उतने रुपए से ये भी बढ़ाओ, ये भी बढ़ाओ, ऐसा कहने का मतलब। तो कितना हो जाएगा प्रोपोर्शनेट, कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे आप? 600 पे 900 बढ़ाया हमने, कितने बढ़ाया, 600 पर 900। या तो ऐसे देख लें, या 600 की वैल्यू 1500 की होगी तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निकालना आता है। सबसे बड़ा तरीका है कि 6, ये पता है आपने को ये वाला फिगर, तो ये बेस में रखते 600 की चीज कितने की कर दी मैंने, 1500 की। तो 1000 की चीज कितने की हो जाएगी, 1500 डिवाइड बाय 600 इंटू 1000। ठीक है, 1500 डिवाइड बाय 600 इंटू 1000, यानी होगी 2500। और ये कितना हो जाएगा,
1000। तो ऑटोमेटिकली यानी इसको आपने 600 से बढ़ा दिया, इसको आपने 1500 से बढ़ा दिया। तो पहली टेक्निक ये है वेयर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड नेट कैरिंग अमाउंट, नेट WDV, तीनों फिगर, ऑल फिगर्स टू बी रीस्टेटेड। रीस्टेटेड मतलब फिर से इसको दिखाया जाता है। अब क्या होगा, जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो नई बैलेंस शीट में बकायदा आप नई बैलेंस शीट में आप ग्रॉस ब्लॉक दिखाते थे ना वहां, ग्रॉस ब्लॉक ऑफ असेट, तो ग्रॉस ब्लॉक ऑफ असेट 2500 दिखाओगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप 1000 दिखाओगे और अल्टीमेट वही होगा 1500 दिखेगा। लेकिन जर्नल एंट्री क्या होगी फिर? अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इन्होंने जर्नल एंट्री तो दी नहीं होगी आपको, तो जर्नल एंट्री ऐसे होगी इसकी कि यहां हमने क्या किया, यहां हमने एक तो असेट पीपीई की कॉस्ट बढ़ाई, तो पीपीई अकाउंट डेबिट कितने से करें? 1500 से। डेप्रिसिएशन भी बढ़ाया हमने, डेप्रिसिएशन तो क्रेडिट होता है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी हमने 600 से बढ़ाया, दो चीज बढ़ेगा, और इन दोनों का नेट 900, ये जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये एंट्री लिख के रखोगे यहां पे आप, इन्होंने एंट्री नहीं की है लेकिन आप एंट्री लिख के रखो। एक तरीका ये, मतलब इस तरीके में हुआ क्या समझा आप, मेन रिवोल्यूशन 900 का ही हुआ, लेकिन जितने से इधर बढ़ाया उतने से उन सबको भी इंक्रीज कर दिया। दूसरी टेक्निक, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज एलिमिनेटेड, अंडरलाइन कर लो, एलिमिनेटेड सर्कल अगेंस्ट द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट, एलिमिनेटेड। यहां तो उल्टा बढ़ा रहे थे और दूसरी टेक्निक में उल्टा बोल रहे हैं, माइनस कर दो, एलिमिनेट कर दो, बिल्कुल अपोजिट है। अब क्या, इसी क्वेश्चन में इनका कहना है, अब इसी क्वेश्चन वही आप देख लो, तो इनका कहना है कि मुझे 600 के असेट 1500 पे लाना है, कैसे भी करके, है ना। डेप्रिसिएशन क्या होता है, वैल्यू को गिराता है। डेप्रिसिएशन से क्या हुआ था, 1000 की चीज 600 गिरेगी, तो इन्होंने बोला इसको एलिमिनेट ही कर दो ना, इसको हटा ही दो ना, 400 को हटा दो, यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है, कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, उसको एलिमिनेट कर दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 400 से डेबिट ही कर दिया, खत्म कर दिया। जब बुक्स में से अकाउंट खत्म हो जाएगा तो 600 के असेट 1000 पे तो वैसे ही आ जाएगी, ठीक है ना, 600 के असेट 1000 पर वैसे भी आ जाएगी। अब तो 600 के असेट 1000 पर आ रही है आपकी, है ना, लेकिन मुझे रिवोल्यूशन रिजर्व तो सिर्फ 500 900 का ही बनाना, एक्चुअली तो 900 ही बढ़ेगा, तो 900 का जो बढ़ाना था उसमें 900 में से 400 रुपए तो ये एलिमिनेट कर दिए, यानी बाकी बचे जो 500 है बस वही पीपीई अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। फिर से सुनना क्या बोला मैंने, ये स्ट्रक्चर था, है ना। मैं इस 400 रुपए को जब डिलीट करूंगा मतलब कि डी रिकॉग्नाइज करूंगा तो डेबिट हो गया, एलिमिनेट कर दिया मैंने इसको। जैसे इसको एलिमिनेट करूंगा, अब तक मेरी बैलेंस शीट में असेट ऐसे लिखी थी 1000 माइनस 400, तो 600 ऐसे लिखी थी। अब मैं जैसे ये हटा दूंगा तो मेरी असेट तो वापस 1000 पे आ जाएगी ना, तो ये असेट 400 हटाया तो 1000 पे आ गई असेट, और 500 से और डेबिट कर दी मैंने असेट, तो अब असेट कितने की होगी, 1500, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो गया, 0, क्योंकि एलिमिनेट हो गया ना, तो पूरा का पूरा 400 क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो ये एलिमिनेट होने से सिर्फ मुझे कितने बढ़ाना पड़ेगा, सिर्फ 500 बढ़ाना पड़ेगा, और मैं अपने ओरिजिनल फिगर पे आ गया, यानी अब पुराना डेप्रिसिएशन सारा हटा दिया, अब नया वैल्यू आ गई, तो नई वैल्यू पे नया डेप्रिसिएशन लगेगा ना, पुराना डेप्रिसिएशन से क्या मतलब। तो ये ज्यादा अच्छी टेक्निक कि पुराना डेप्रिसिएशन शो करने से मतलब क्या है, जब आपने कोई एसेट को उसकी फेयर वैल्यू पे लाके खड़ा कर दिया, तो पुराना डेप्रिसिएशन से क्या मतलब, एक्यूमुलेटेड करने से 1500 रुपए आए, 1500 को आ गया, नया गेम शुरू हो गया एक तरीके से। तो पुराने गेम की क्या चिंता करें, तो नया गेम हो गया कि एसेट अब 1500 की मानो, कॉस्ट भी 1500 की मानो और वैल्यू भी 1500 की मानो, और अब आगे सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन लगाना। तो यहां पर ये वाली जरूर एंट्री लिख के रखेंगे, यानी याद कैसे करोगे कैसे एग्जाम में, तो एग्जाम में ऐसे करोगे आप कि आप पहले तो यही मेन फिगर, तो यही जितना रिवोल्यूशन में ले जाना है वो तो लिख ही देना। देखो पिछले में मैंने 900 ही आरआर में लिखे, इसमें भी 900 ही लिखना, तो ये तो फिक्स है, आरआर में 900 ही जाएंगे। अब ये फिक्स है इसमें कि 400 एलिमिनेट करना है, तो ये लिखो, तो बचा हुआ कहां, पीपी। और उसमें क्या हुआ था, उसमें उल्टा हुआ था, उसमें पीपी को पूरा हमने बढ़ाया था और डेप्रिसिएशन को भी बढ़ाया था, ताकि ये फिगर आए।
तो एक टेक्निक हो गई रीस्टेटेड वाली फिगर, ऑल फिगर्स आर रीस्टेटेड, इवन ग्रॉस फिगर, डेप्रिसिएशन फिगर एंड नेट फिगर। और इसमें क्या हुआ, एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहां जाके आपका रिवैल्यूएशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक, ये जो मैंने समझाया है ये आईएमपी है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ये हमारा S10 का एक पार्ट कंप्लीट हुआ जिसमें हमने असेट का रिकॉग्नाइजेशन पढ़ा और उसका मेजरमेंट पढ़ा, उसका रिवैल्यूएशन पढ़ा। ठीक, ये कई सालों तक चलता रहेगा, बस बहुत साल तक। अब S6 हुआ करता था पहले, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन के लिए, वो एलिमिनेट हो गया, उसको मर्ज कर दिया S10 में, तो इसलिए S10 और बड़ा हो गया। यानी एक तरीके से पुराने S10 की बात यहां खत्म हो गई, पुराना S10 खत्म हो गया। अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं S10 का दूसरा पार्ट जो S6 का था, तो 6 उठा के यहां डाल दिया, यानी डेप्रिसिएशन वाला पार्ट। तो अब हम आते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए कंपोनेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, each part of an item of PP with a cost that is significant in relation to total cost of item should be depreciated separately, underline करें separately। और पहले में each part, हर पार्ट जो दूसरे पार्ट से सिग्निफिकेंटली डिफरेंस है उसको अलग अलग डेप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, इट मे बी अप्रोप्रिएट टू डेप्रिशिएट सेपरेटली द एयर फ्रेम एंड इंजन ऑफ एयरक्राफ्ट वेदर ऑन आर सब्जेक्ट टू फाइनेंस लीज। इज ग्रुपिंग ऑफ कंपोनेंट पॉसिबल? यस। मतलब ये और सिंपल बताता हूं मैं कि आप एक प्लेन में जो एयर फ्रेम होती है, ठीक है, और अंदर कुशन वुशन कुर्सी वुर्सी ये सब लगी होती है, ये और इंजन, क्या इन पे सब पे एक ही रेट से डेप्रिसिएशन लगा है? तो नहीं। क्यों नहीं लगा है? भले असेट एक है, पूरा प्लेन एक असेट है, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंटली हर पार्ट अलग है। इंजन की लाइफ अलग है और फर्नीचर, कुशन, इंटीरियर, फ्रेम, इन सब की लाइफ अलग है, दोनों की लाइफ अलग अलग है। तो आप इनको सेपरेट डेप्रिशिएट करेंगे। एक बात तो इफ पार्ट ऑफ असेट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट, देन ईच पार्ट शुड बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली। है ना, लिखा है सर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईच पीरियड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सब जानते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एग्जाम्पल ऑन एक्सेप्शंस, तो जनरली तो डेप्रिसिएशन कहा जाता है P&L में, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि AS2 में अगर वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड होगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट होगा ना। तो क्या लिखा, डेप्रिसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इक्विवेलेंट एंड इक्विपमेंट इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन मींस ओवरहेड्स ऑफ इन्वेंट्री एज पर S2, उसमें इंक्लूड करेंगे। और S26 डेप्रिसिएशन ऑफ PP शुड बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज which may included in the cost of intangible asset। S26 इंटेंजिबल का है। तो अगर एक इंटेंजिबल असेट, कोई पेटेंट कॉपीराइट की रिसर्च चल रही थी पेटेंट की, उसके लिए हमने कोई असेट यूज की, तो उसका डेप्रिसिएशन उस इंटेंजिबल असेट पे कैपिटलाइज होना चाहिए। यानी उस पेटेंट की जब कॉस्टिंग निकालूंगा उस पेटेंट की, तो वो रिसर्च डेवलपमेंट पे जो भी खर्च हुआ उस पेटेंट के, उसमें मैं जो पैसा खर्च हुआ हुआ एक्सपेंडिचर जितने लगे होंगे वो, प्लस डेप्रिसिएशन ऑफ एनी PP, वो भी कैपिटलाइज होना चाहिए। उस इंटेंजिबल असेट्स में यूज ही नहीं है इसकी, वो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू डेवलप इंटेंजिबल असेट। तो ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज बाकी केसेस में डेप्रिसिएशन हमेशा कहां जाएगा? P&L। इन दो केसेस में, एक में स्टॉक में जाएगा और एक में कहां जाएगा? इंटेंजिबल असेट्स में। व्हाट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट? बहुत बरसों पुरानी बात, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट, कोई नई बात नहीं। रिव्यू ऑफ रेसिडुअल वैल्यू इन यूजफुल लाइफ। लाइफ आपने सोचा 10 साल है, क्या लाइफ भी रिवाइज हो सकती है? यस। स्क्रैप वैल्यू आपने एस्टिमेट की है, क्या वो भी रिवाइज हो सकती है? तो लिख रहे हैं रेसिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड, अंडरलाइन करें, एटलीस्ट एट ईच फाइनेंशियल। If exceptions differ from previous estimate, the change should be accounted for as the change in accounting estimate in accordance with AS5 net profit। AS5 क्या है? Net profit loss for the period, prior period item and change in accounting policy। और इसी का एक पार्ट है change in accounting estimate। तो if there is change in accounting estimate, लाइफ में चेंज हुआ तो डेप्रिसिएशन में चेंज आएगा।
स्क्रैप वैल्यू में चेंज आया तो डेप्रिसिएशन में चेंज आएगा। तो आपको ये चेंज शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। आपको इसका डिफरेंस, जितना भी डिफरेंस आएगा, यानी हम 10 साल से डिवाइड करते तो इतना आता और 8 से करते तो इतना आया, तो जो 2 साल का करंट फर्क आया डेप्रिसिएशन में, इट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली एज पर एज 5। फॉर एग्जाम्पल, ये नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। खैर एग्जाम्पल बहुत इजी, आप कर लेना, कोई खास नहीं, और ये तो चेंज इन लाइफ के आपने पहले भी किए हुए हैं। कमेंसमेंट ऑफ पीरियड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, कहां से डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया? तो डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिंस व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज, मींस वो रेडी टू यूज, तब तक डेप्रिसिएशन मत लगाओ। जब अवेलेबल फॉर यूज वहां लिख दो रेडी टू यूज। When it is in the location and condition necessary for its capable of being operated in manner intended by management, और उसका आगे लिख लो whether actual commercial production starts or not। एक्चुअल प्रोडक्शन शुरू करो या नहीं करो, रेडी टू यूज हो गई ना, बस अब डेप्रिसिएशन लगना शुरू। अब आप भले मशीन को बंद पड़ेगी, टाइम के कारण भी तो डेप्रिसिएशन लगता है, चल रहे तो डेप्रिसिएशन। तो रेडी टू यूज तक जैसे आ गई, रेडी टू यूज, इंस्टॉलेशन कंप्लीट, ट्रायल रन कंप्लीट, बस वहां से डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो गया, whether actual production start or not। ये छोटे छोटे इलस्ट्रेशन सब करना है आपको। फिर सीजेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कब डेप्रिसिएशन लगाना बंद करते हैं? तो डेप्रिसिएशन सीज टू बी चार्ज्ड व्हेन असेट रेसिडुअल वैल्यू एक्सीड्स इट्स कैरिंग अमाउंट। आप किसी भी असेट में डेप्रिसिएशन कब तक लगाते हैं? एक असेट 100 रुपए की थी, इस पे मैं डेप्रिसिएशन कब तक लगाऊंगा? बहुत बार डेप्रिसिएशन लगाते गए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, कब तक लगाओगे? इसकी आखिरी बुक वैल्यू जो WDV बची वो 4 रुपए बची, और 4 रुपए ही इसकी रेसिडुअल वैल्यू है, यानी स्क्रैप वैल्यू। 4 रुपए मिल जाएंगे आपको, तो अब और डेप्रिसिएशन क्यों लगा रहे हो? डेप्रिसिएशन तो वैल्यू को डिक्रीज करता है, जबकि वैल्यू 4 तो मिल जाएगी ना आपको। तो बस अब डेप्रिसिएशन लगाना आप बंद कर देंगे। अब यहां पर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आपने अब डेप्रिसिएशन लगाया तो आपकी बैलेंस शीट में असेट्स गलत दिख रही, 3 दिख रही, जबकि इसकी स्क्रैप वैल्यू 4 है, तो आपका वैल्यूएशन गलत हो गया। ठीक है ना? तो अब आप यहां पर लगाना बंद कर देंगे, बराबर। तो व्हेन रेसिडुअल वैल्यू इज एक्सीड्स कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट से ज्यादा रेसिडुअल वैल्यू, यानी इतना कैरिंग अमाउंट तो रिकवर हो जाएगा, तो बस अब डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर। एक तरीका तो ये है ना, इलस्ट्रेशन 13 इसी का है, छोटा सा केस है, पढ़ लेना। दूसरा केस नीचे देखें, डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट सीज एट द अर्लियर ऑफ। एक और सीज होने का मतलब कब बंद कर दे? अर्लियर ऑफ द डेट दैट द एसेट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड इज हेल्ड फॉर डिस्पोजल। एंड पे सर्कल और स्टार बना, द डेट दैट द एसेट इज डी रिकॉग्नाइज। तो या तो आप इसको जिस दिन डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना, अपनी बुक्स में से हटा के आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ कर रहे हो, होता ना ऐसा कई बार। मतलब ऐसी एसेट है जिसको तो हटाने में भी नहीं लगेगा, भंगार में भी, स्क्रैप भी नहीं, तो आप क्या करते हो आखिरी में जब नेग्लिजिबल अमाउंट आता है तो उसको राइट ऑफ कर देते हो, डी रिकॉग्नाइज फ्रॉम एसेट, बुक्स में से हटा दिया आपने उसको। ठीक, तो अब डेप्रिसिएशन लगना बंद। अब क्या डेप्रिसिएशन जब एसेट डी रिकॉग्नाइज ही हो गई, मींस बैलेंस 0 हो गया, तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। और पहला पॉइंट क्या था? डेट दैट द एसेट इज रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज एंड इज हेल्ड फॉर एंड, मतलब आपने इसको, अभी तक आप इससे प्रोडक्शन कर रहे थे, अब आपने नई मशीन खरीद ली, इसको हटा दिया, स्पेयर में रख दिया, हेल्ड फॉर डिस्पोजल होना चाहिए। मतलब जैसे ही कोई कस्टमर मिलेगा, हमने इसको बेचने के लिए रेडी रखा है, हमारा इंटेंशन है टू सेल, टू डिस्पोज ऑफ दिस रेसिस। तो एक्टिवली यूज से रिटायर किया एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल, देन डेप्रिसिएशन सीज्ड। अब डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर दो, इसको 4 रुपए पे रहने दो बैलेंस शीट में, अब इस पर डेप्रिसिएशन लगाना बंद। तो whenever asset retire from active use and held for disposal, then depreciation ceased. Therefore, depreciation does not cease when the asset become idle or it retire from active use but not held for disposal. देख लेना, मैंने इसका आपको एंड पे सर्कल घुमाया। वो 2 कंडीशन थी कि रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल, देन डेप्रिसिएशन सीज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इसको एक्टिव यूज से हटा दिया क्योंकि अभी काम नहीं आ रही थी,
बट नॉट हेल्ड फॉर डिस्पोजल, बेचने के लिए नहीं रखी, तो फिर इस पे आप डेप्रिसिएशन लगाते रहो जब तक ये जीरो ना हो जाए, अनलेस द असेट इज फुली डेप्रिशिएटेड। पढ़ लो। तो इसलिए वो लाइन जरूरी थी, एंड वर्ड इसलिए जरूरी था। तो अगर नॉट हेल्ड फॉर डिस्पोजल लिखा है क्वेश्चन में, तो डेप्रिसिएशन नॉट सीज, डेप्रिसिएशन टू बी कंटिन्यू टिल द असेट फुली डेप्रिशिएटेड। However, under uses method of depreciation, the depreciation charge can be zero while there is no production. तीन मेथड अक्सर होती है, एक SLM होती है, एक WDV होती है, एक होती है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, याद होगा आपको। तो उसमें हम क्या करते थे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइड करते थे। तो मान लो उससे डेप्रिसिएशन आता है 10 रुपीज पर यूनिट, 10 रुपए एक यूनिट का। ऐसा जनरली वहां पर होता है जहां प्रोडक्शन लेवल पे डेप्रिसिएशन लगता है, जितनी यूनिट बनाएंगे उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 10 रुपीज पर यूनिट डेप्रिसिएशन लग रहा है। अब मैंने किसी साल डेप्रिसिएशन यूनिट बनाई ही नहीं, ये पूरा साल खाली गया किसी कारण से, कोई यूनिट नहीं बनाई, तो डेप्रिसिएशन भी जीरो हो जाएगा। ये तो लिखा है अंडर यूजेस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मींस नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन मेथड, द डेप्रिसिएशन चार्ज कैन बी जीरो व्हाइल देयर इज नो प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जीरो है तो डेप्रिसिएशन भी जीरो। तो अब आते हैं हम लैंड एंड बिल्डिंग, मोस्ट टाइम पे पार्ट है ये, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का बहुत शानदार अमेंडमेंट है। जब ये इंडेस वगैरह नहीं आया तो उससे पहले भी कई बार बोलता था कि अपने इंडिया में एक जगह अकाउंटिंग बहुत गलत होती है, और वो ये होती है कि हम जब लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हैं, कुछ लोग लैंड अलग खरीदते हैं फिर उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराते हैं, तब तो उनको पता है कि लैंड की वैल्यू ये है और बिल्डिंग की है। लेकिन मान लो मैं किसी भी शहर के मेन पॉश एरिया में मेन जगह पर कोई शोरूम खरीदता हूं, कोई ऑफिस खरीदता हूं, कोई गोडाउन खरीदता हूं, कुछ भी कमर्शियल प्लेस, रेसिडेंशियल भी बोल सकता हूं, रेसिडेंशियल प्लेस भी, लेकिन हम बात डेप्रिसिएशन की कर रहे हैं इसलिए मैं बिजनेस एसेट की बात करूंगा। आपने फ्रीगंज एरिया में मेन लोकेशन पर एक बिल्डिंग परचेज की, ठीक है, विथ लैंड, पूरा हवाई हद तक, एक फ्लैट नहीं खरीदा, ठीक है ना, पूरी दुकान खरीदी है नीचे से ऊपर छत तक, आप जितनी मंजिल बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। क्या रेट होंगे, तो आपने देखा होगा किसी भी अच्छी लोकेशन पे अगर हम कोई भी दुकान मकान लेने जाते हैं तो सपोज वो 1 करोड़ रुपए का, कितने का है, 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। हो सकता है कि वो दुकान ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट की है, सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट की जगह इतनी, ये 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट आप किसी दूर कॉलोनी में ले लो और वहां कंस्ट्रक्शन करवा दो। कॉलोनी में जो ईंट सरिया सीमेंट आएगा और जो फ्रीगंज में आपने ये दुकान बनाने के लिए सीमेंट सरिया यूज किया, क्या वो महंगा होगा? क्या बिल्डिंग मटेरियल जगह के हिसाब से बदलता है कि फ्रीगंज में मकान बनवाओगे तो सरिया वाला आपको रेट ज्यादा लगाएगा और कॉलोनी में मकान बनाओगे तो रेट कम लगाएगा? वो कैसा होता है? इसका मतलब कंस्ट्रक्शन कास्ट तो मजदूरी सेम होती है। मैं यहां पर भी 1000 स्क्वायर फीट बनाऊंगा या वहां बनाऊंगा, सेम मजदूरी यहां पे भी लगेगी वहां पे भी लगेगी, सेम मटेरियल यहां लगेगा वहां लगेगा। तो फिर इसका मतलब 100 करोड़ रुपए में मेन कॉस्ट तो किसकी हुई? लैंड की हुई ना। यही 1000 स्क्वायर फीट में अगर कॉलोनी में लेता तो क्या 1 करोड़ में मिलता? हो सकता 10 लाख में मिल जाता। इतना फर्क, तो ये जितना फर्क कंस्ट्रक्शन के कारण नहीं आया, ये उस लैंड की लोकेशन के कारण आया। मुंबई के नरीमन पॉइंट पे खरीदना एक अलग बात होती है, मुंबई की कांदीवली बोरीवली में खरीदना एक अलग बात होती है, फर्क है ना। तो इसका मतलब हम कीमत लैंड की ज्यादा देते हैं या बिल्डिंग की ज्यादा देते हैं? लैंड की ज्यादा देते हैं। लेकिन हमने अगर सुधा एक साथ किया लैंड एंड बिल्डिंग का, तो हम जनरली रजिस्ट्री में अलग अलग नहीं लिखवाते, कोई भी नहीं लिखवाता और पता भी नहीं रहता है। तो आप लैंड एंड बिल्डिंग आपने पूरा बनाया, दुकान खरीदी है, तो आप इकट्ठे 1 करोड़ रुपए देके और रजिस्ट्री करवा लोगे, बात खत्म। अब आपने अपने बुक्स में भी लैंड बिल्डिंग इतने लिख दिया और इस पर डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर दिया। अब यहां पर आपने एक फंडामेंटल कंसेप्ट कर दी कि लैंड पर तो डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं, क्योंकि लैंड तो इनडेफिनिट लाइफ तक होता है, और सही मायने में 100 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्शन पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। बिल्डिंग पे लगता है डेप्रिसिएशन क्योंकि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन की एक लिमिटेड लाइफ होती है, उसके बाद उसके हमें कुछ सालों के बाद उस बिल्डिंग को तोड़ के नहीं बनाना पड़ती, क्योंकि बहुत साल तक नहीं चलती, इनडेफिनिट लाइफ तक वो बिल्डिंग नहीं चलती है। तो जिनकी लिमिटेड लाइफ होती है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। यहां तो आपने पूरे पर डेप्रिसिएशन लगा दिया, जबकि 1000 स्क्वायर फीट जगह है और 1000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कास्ट कितनी मानोगे आप? 10 लाख 12 लाख जाता, चलो इससे ज्यादा कास्ट ही बन जाता है। और आपने पूरे
100 lakhs पे डेप्रिसिएशन लगा दिया। कितना गलत अकाउंटिंग, सोचो आप। तो अब जाके ये रूल आया है कि आपको इसको सेग्रीगेट करना ही पड़ेगा, लैंड अलग बिल्डिंग अलग। बिल्डिंग 12 लाख की मान लेते हैं, 88 लाख का लैंड मान लेते हैं। इसकी इंडेफिनिट लाइफ है इसलिए नो डेप्रिसिएशन, और इसकी डेफिनेट लाइफ है इसलिए इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो ये इसका कहता है लैंड एंड बिल्डिंग आर सेपरेबल असेट, कर सकते हैं हम सेपरेट, एंड आर अकाउंटेड फॉर सेपरेटली इवन, अब अंडरलाइन करें, स्टार बनाए, इवन व्हेन दे आर एक्वायर्ड टुगेदर। यानी आपको कोई एग्जाम में केस आता है जिसमें वो लिख भी दे कि लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर्ड टुगेदर, नो सेपरेट नेगोशिएशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसा लिख दे, और ऐसा अक्सर होता भी है, तो भी हमें इसको अलग अलग करना, कंपल्सरी मैंडेटरी बना दिया। आप देखो तो वहां लिख लो, इट इज मैंडेटरी टू सेपरेट लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड हैज एन अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ एंड देयरफॉर नो डेप्रिशिएशन। एक्सेप्शन है, क्वेरीज वगैरह खदान वदान में डेप्रिशिएशन लगता है क्योंकि वहां पे एक लिमिटेड ही कोयला निकाल पाते हैं, वहां लग सकता है, बाकी नहीं होता है। डेप्रिशिएशन ऑन लैंड if land itself has a limited useful life, it is depreciated in manner that reflect the benefit। अगर लिमिटेड लाइफ है, जैसे लीज और लैंड में होता है, तो जितना लीज पीरियड होता है उतना बेनिफिट मिलेगा, तो उतना में डेप्रिसिएशन का, बाकी फ्री होल्ड लैंड में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता। ठीक है। इफ कास्ट ऑफ लैंड इंक्लूड्स द कास्ट ऑफ साइट डिसमेंटलमेंट, रिमूवल एंड रेस्टोरेशन, तो लैंड पर डेप्रिसिएशन मत लगाओ, लेकिन जो उस पे जो पुरानी बिल्डिंग बनी थी उसको डिसमेंटल करने पे आपका खर्चा हुआ वो कैपिटलाइज करते हो, उस पर डेप्रिसिएशन लगा दो। ये कह रहे हैं दैट पोर्शन ऑफ लैंड एसेट इज डेप्रिशिएटेड ओवर द पीरियड ऑफ बेनिफिट ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग दोस कॉस्ट। तो उस डिसमेंटलिंग कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगाओ, तो कैपिटलाइज करो, उसको सेपरेट एसेट मानो और उस पर डेप्रिसिएशन लगाओ। लैंड की जो प्योर लैंड की वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन मत लगाओ। बिल्डिंग पर, तो बिल्डिंग हैव लिमिटेड लाइफ एंड देयरफॉर डेप्रिशिएटेड। ठीक है। फिर आगे चलते हैं, डेप्रिसिएशन मेथड कौन कौन से, तो ये बात समझ में आ गई आपकी। अच्छा, इसमें एक और लाइन जो इन्होंने लिखा है कि अब सर जब हमने लैंड बिल्डिंग एक साथ एक्वायर की, तो हाउ टू डिटरमाइन लैंड एंड बिल्डिंग सेपरेटली, तो यू हैव टू अप्रोच एनी वैल्यूअर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर होते हैं, ठीक है, वो लोग हर एरिया की गाइडलाइन होती है, उसके अकॉर्डिंग वो उसका वैल्यूएशन सर्टिफिकेट देंगे, वो आपकी फेयर वैल्यू हो जाएगी, तो आप उस 100 में से उतना लैंड की वैल्यू अलग कर देना, बाकी बिल्डिंग की। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो वो लोग निकाल सकते हैं ना, चलो लैंड की वैल्यू तो हर एरिया में अलग है, तो कंस्ट्रक्शन की वैल्यू निकाल देंगे वो कि इतने स्क्वायर फीट का आपका जो प्लॉट है, ये दुकान आपकी 100 स्क्वायर फीट है, 200 है, 400 है, उतने की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी आती है ना, मटेरियल, सीमेंट, सरिया वगैरह सब मिला, इतना तो आर्किटेक्ट कर सकता है, वो अलग कर दो, बाकी बचा हुआ लैंड हो जाएगा। तो आपको करना कंपलसरी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है। डेप्रिसिएशन मेथड वही अपने घिसी-पिटी 3 मेथड, एसएलएम मेथड बताई है इसे, इसमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बताई है, और तीसरा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, जो सब जानते हो, इसलिए इस पे कुछ बात करने की जरूरत नहीं। रिव्यू ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, क्या डेप्रिसिएशन मेथड भी चेंज हो सकती है, तो आपने क्वेश्चन भी किए, हो सकती है। डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाइड टू एन एसेट शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर, एंड इफ देयर has been a significant change in expected pattern of consumption of future economic benefit embodied in asset, क्योंकि asset है मतलब future benefit देती होगी, और future economic benefit देने का उसका रेशियो जो है वो बदल गया। आपने सोचा था ये हर साल 10-10 लाख कमा के देगी, अब आपको लगता है कि ये भी 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख ऐसे कमा के देगी, या आपको लगता है ये 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख ऐसे कमा के देगी, या उल्टा डिक्रीजिंग रेशियो में कमा के देगी आपको, कि 8 लाख में 7 लाख, 6 लाख ऐसे। तो अगर इनका इकोनॉमिक बेनिफिट रेशियो चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, द मेथड शुड बी चेंज टू रिफ्लेक्ट द चेंज इन पैटर्न। तो मेथड किसके जैसी होना चाहिए, मेथड इस जैसे होना चाहिए, मैचिंग कंसेप्ट होता है ना अपना, कि जिस आप रेशियो में रेवेन्यू लिखते हो उसी ईयर में आप उसके एक्सपेंसेस लिखते हो, तो उस असेट से जितना बेनिफिट आपको आ रहा है, जिस रेशो में आ रहा है, आपको डेप्रिसिएशन भी उसी रेशो में लगना चाहिए। आपका उसका रेवेन्यू का रेशो है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर अलग अलग है, एक साल वो 8 लाख कमाती, फिर 7, फिर 6, फिर 5, डिक्रीजिंग है, तो डेप्रिसिएशन भी आप उसी पैटर्न में करो।
और अगर उनका इकोनॉमिक बेनिफिट सेम है तो आप एसएलएम मेथड लगाओ। तो जहां तक कोशिश हो मैचिंग कंसेप्ट, यानी असेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मैच्ड विद असेट्स डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जनरली इन द रेशियो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको एक रावत में क्वेश्चन मिलेगा, पैटर्न दे रखा है उसमें, बहुत सारे कैश फ्लो दे रखे हैं, एसेट आपको इतना 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 कमा के देगी, तो आप उसका डेप्रिसिएशन क्या करोगे, उस कैश फ्लो के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। यानी ये एसेट मान लो 3 लाख की एसेट है, तो इस 3 लाख रुपए के एसेट का डेप्रिसिएशन कैसे होगा, तो इस 3 लाख को मैं 8, 7, 3, 5 इस रेशियो में बांट दूं, तो पहले साल का, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो ना आप एसएलएम लगाओ, ना डब्ल्यूडीवी लगाओ, ना नंबर ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ये भी कोई एग्जॉस्टिव नहीं है, आप इकोनॉमिक बेनिफिट रेशियो में लगाओ, सबसे बेस्ट होता है। सच चेंज शुड बी अकाउंटेड फॉर एज चेंज इन अकाउंटिंग, देख लो आप, मैं एस्टिमेट इन अकॉर्डेंस विद AS5 अंडरलाइन एस्टिमेट पे सर्कल बनाओ। पहले हम मेथड जब चेंज करते थे एसएलएम से डब्ल्यूडीवी या डब्ल्यूडीवी से एसएलएम जब चेंज करते थे तो उसको हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते थे। अब नए कंसेप्ट में इसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोला जाता है। सिर्फ एस्टिमेट चेंज हुआ, डेप्रिसिएशन क्या है, अमोर्टाइजेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, पहले इस पैटर्न में लगा रहे थे, अब इस पैटर्न में लगाते रहो ना, तो पॉलिसी चेंज का लगाना बंद कर देते तो पॉलिसी चेंज होती, लगाते रहो, बस अमाउंट बदल रहे हो आप, तो एस्टिमेट चेंज बोलते हैं। इन अकॉर्डेंस विद AS5 और वहां लिख लो रिवाइज्ड अमाउंट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ प्रोस्पेक्टिवली डेप्रिशिएटेड। आपको याद होगा बहुत पहले आप रेट्रोस्पेक्टिव लगाते थे, मैं याद दिलाता हूं कि अगर मान लो मैंने एसएलएम से डब्ल्यूडीवी पे आया तो आप क्या करते थे, आप एसएलएम मेथड से लगाते थे, फिर डब्ल्यूडीवी से लगाते थे और स्टार्टिंग से लगाते थे, दोनों से। और यहां पर आपने 1 लाख 1 लाख 1 लाख 3 लाख लगाया, जबकि डब्ल्यूडीवी से आप 1,90,000 और 89,100 लगाते। तो हम क्या करते थे, 3 लाख लगा चुके, जबकि लगाना इतना था, तो डिफरेंस को हम एडिशनल डेप्रिसिएशन या एक्सेस डेप्रिसिएशन करके डेबिट क्रेडिट करते थे, रेट्रोस्पेक्टिव फेंक देते थे। अब ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं, आपकी असेट 10 लाख की थी, 9 रहेगी, 9 के बाद 8 रहेगी, 8 के बाद 7 रहेगी। अब इस थर्ड ईयर 3 साल बाद फोर्थ ईयर में आपने मेथड चेंज की, तो फोर्थ ईयर में मेथड चेंज किया आपने, तो आपको पिछले 3 साल पे रिवर्स जाने की कोई जरूरत नहीं। आप मेथड बदल दे रहे हो, आप डब्ल्यूडीवी कर रहे हो, आ जाओ आप एसएलएम से डब्ल्यूडीवी, पुराना कुछ भी नहीं करना है आपको प्रोस्पेक्टिवली आगे का करना है। अब इसकी रिमेनिंग लाइफ मान लो 10 साल थे, 10 में से 3 तो ये निकल के 7 साल बचे, तो 7 साल में आप नई मेथड डब्ल्यूडीवी मेथड से लगा। प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव खत्म हो गया आजकल, एक बड़ा चेंज है। पहले वाले एस में रेट्रोस्पेक्टिव था, इसलिए हम एक्सेस निकालते थे या एडिशनल डेप्रिसिएशन, अब नहीं। अब आप मेथड जिस ईयर में चेंज करते हो, आप वही कैरिंग अमाउंट लो, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में रिमेनिंग अमाउंट को राइट ऑफ करते हो। हर जगह भी यही हो गया। रेट्रोस्पेक्टिव को याद ही मत रखो, पूरे डेप्रिसिएशन में कहीं भी याद नहीं रखना। डेप्रिसिएशन मेथड बेस्ड ऑन रेवेन्यू, the depreciation method that is based on revenue that is generated by activity that include the use of asset is not appropriate. ये बोल रहे हैं कि रेवेन्यू में तो सेल्स के रेशो में नहीं बांटना कभी भी, ये मैंने बात बताई, ये अलग बताइए। सेल्स के रेशो में नहीं बांटना है, असेट के बेनिफिट के रेशो में तो कर सकते हो, सेल्स के रेशो में नहीं करना है। आप सेल तो कभी कम कभी ज्यादा हो जाती है, ठीक, प्रोडक्शन तो उतना ही हो रहा है, अब कभी सेल ज्यादा वैल्यू में होती, कभी कम में होती, कभी डिमांड ज्यादा रहती, कभी कम रहती, तो ये रेवेन्यू में अप्रोप्रिएट नहीं बता रहे। इलस्ट्रेशन 14 सिंपल कर लेना, एग्जिस्ट चेंज इन एग्जिस्टिंग डिकमीशनिंग रेस्टोरेशन एंड अदर लायबिलिटीज। एक स्टार्टिंग में बताया था मैंने, मोबाइल टावर का एग्जांपल दिया था कि वो जब आज से 5 साल बाद वो लोग उसको डिसमेंटल करेंगे तो 1 लाख रुपए खर्च होगा, तो उस 1 लाख की हमने क्या निकाली थी, प्रेजेंट वैल्यू। वो 1 लाख क्या था आज प्रेजेंट में, एस्टिमेटेड फ्यूचर वैल्यू थी कि 5 साल बाद मुझे डिकमीशनिंग कॉस्ट 1 लाख आएगी, तो मैंने 1 लाख को प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया था, 62,400 किया था। लेकिन मान लो कि ये 1 लाख की वैल्यू ये भी तो चेंज हो सकती है, ये भी तो एस्टिमेट है, तो अगर ये भी चेंज होता है तो आपको ये लायबिलिटी भी चेंज करना पड़ेगा। हमने वहां पे एक एंट्री की थी, याद करो, पीपी अकाउंट डेबिटेड टू डीकमीशनिंग लायबिलिटी,
62,100। फिर मैंने कहा था इसको इंटरेस्ट लगाते 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 आखिर में 1 लाख हो जाती है। लेकिन अगर ये भी चेंज हो रही है तो ये क्या कह रहे हैं, तो द कॉस्ट ऑफ पीपी में अंडरगो चेंज सब्सिक्वेंट टू इट्स एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑन अकाउंट। तो आपने एक बार असेट खरीदी, उसके बाद भी इसकी वैल्यू एक तो डेप्रिसिएशन के कारण चेंज होती है, और भी कई कारण से चेंज हो सकती है। चेंज इन लायबिलिटी, इसके कारण चेंज हो जाए। मान लो अब आपको लगता है एक्सपेक्टेड लायबिलिटी 1.5 लाख हो जाएगी, तो 1.5 लाख हो जाएगी तो अगेन आपको इस वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा ना, इस लायबिलिटी को बढ़ाओगे तो जो भी एंट्री करोगे, मान लो 5,000 से बढ़ाए तो 5,000 से पीपी डेबिट होगा 5,000 से, इसका मतलब 5,000 रुपए यहां बढ़ जाएंगे तो 7,05,000 हो जाएंगे। तो एक चेंज है प्राइस एडजस्टमेंट। कई बार ऐसा होता है कि हमने जिस सप्लायर से खरीदा था या सेट, उससे हमारा कोई केस चल रहा है और प्राइस एडजस्टमेंट में हमको 2 लाख मिल गए या और 2 लाख देने पड़ गए, तो या तो 2 लाख प्लस करना पड़ेंगे या माइनस। तो आपका कैरिंग अमाउंट चेंज होने के रीजन बता रहे हैं। चेंज इन ड्यूटीज, ये हम बाहर से इंपोर्ट की थी और कस्टम डिपार्टमेंट से हमारा केस चल रहा है, अब हमको ड्यूटी जो हमने ज्यादा भरी थी वो रिफंड मिल गई तो माइनस कर दो, और भरना पड़ गई तो प्लस कर दो। चेंज इन इनिशियल एस्टिमेट ऑफ अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर डिसमेंटलिंग रिमूविंग, ये वाला कंसेप्ट डिसमेंटलिंग रिमूविंग वाला। सिमिलर फैक्टर, और भी कई फैक्टर हो सकते हैं जिसके कारण चेंज हो सकता है। तो अबव आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ असेट। और क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग फॉर अबव चेंजेस, रिलेटेड असेट इज मेजर्ड यूजिंग कॉस्ट मेथड और रिलेटेड असेट इज मेजर्ड एज रिवैल्यूएशन मेथड, उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट कर रहे हो तो आपने शुरू से हिस्टोरिकल कॉस्ट रखी होगी, उसी में आप डेप्रिसिएशन लगा रहे होंगे, तो उसी कॉस्ट को आप इंक्रीज डिक्रीज कर दो। तो क्या लिखा अगले पेज पर, इफ रिलेटेड एसेट इज मेजर्ड यूजिंग कॉस्ट मॉडल तो चेंज इन लायबिलिटी शुड बी एडेड टू मैंने लिखा ना प्लस किया, और डिडक्टेड फ्रॉम माइनस कर दो द कॉस्ट ऑफ रिलेटेड एसेट। तो इस करंट पीरियड में, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, इस करंट पीरियड में मैंने इस लायबिलिटी को 5,000 से या तो बढ़ा दिया और कम हो जाती तो कम कर देता, तो एडेड टू और डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, और आगे, इफ द एडजस्टमेंट रिजल्ट इन एडिशन टू कॉस्ट ऑफ एसेट, enterprise should consider whether this is indication that new carrying amount of asset not fully recoverable। ये तो कट कर दो, ये कोई काम का नहीं। नोट भी कट कर दो, सिर्फ एक लाइन ही काम की थी ऊपर, बस should be added to or deducted। दूसरा, इफ रिवैल्यूएशन मॉडल हो, मान लो इस असेट का रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया, तो चेंज इन लायबिलिटी आफ्टर द alter the revaluation surplus and deficit previously recognized on the asset so that decrease in liability credited directly to revaluation reserve। अब यहां वो वाले कंसेप्ट ले आओगे, कौन से, कि अगर ये असेट बढ़ रही है 5,000 रुपए से, तो असेट बढ़ने का मतलब होता है पीपीई अकाउंट डेबिटेड टू। अब आपको उसको क्या करने का बोला है कि डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो आप कहां डेबिट कर दो, उसको क्रेडिट कर दो रिवैल्यूएशन, क्योंकि फायदा है वो बेनिफिट। और फिर इसका उल्टा, और नीचे इंक्रीज इन लायबिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन मॉडल जब हम करते हैं तो इसका तो हमने रिवैल्यूएशन कर दिया होगा, इसको तो फेयर वैल्यू पे लाके रख दिया होगा 7,50,000, यानी इसके आज की ओरिजिनल वैल्यू के हिसाब से 750 है, तो अब इसमें कुछ प्लस माइनस कैसे कर सकते? तो कॉस्ट मॉडल में तो उसी में एडेड डिडक्ट कर दोगे, रिवैल्यूएशन मॉडल में आपको ऐसा नहीं करना है। रिवैल्यूएशन मॉडल में जो भी इंक्रीज डिक्रीज होगा आपको या तो उसको कहां लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है या फिर रिवैल्यूएशन। लायबिलिटी बढ़ रही है आपकी 5,000 से, तो लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 5,000 से, और डेबिट क्या कर दोगे, पीपी डेबिट नहीं करेंगे। और अगर लायबिलिटी कम हो रही है, मान लो माइनस, तो फिर हम क्या करेंगे, लायबिलिटी अगर माइनस हो रही है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड तो रिवैल्यूएशन रिजर्व, कहां लिख देंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। ये दो बात बोल रहे हैं। और वही एक्सेप्शन वही लिखा हुआ है कि वो सेकंड टाइम जब करते थे हम तो उसको रिवर्स करते थे, यानी पहले अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व बना है और उसको रिवर्स करना है तो पहले रिवैल्यूएशन ही डेबिट होगा, और अगर पहले पीएनएल डेबिट हुआ है तो अभी पीएनएल ही क्रेडिट होगा, वही एक्सेप्शन। यानी आप वहां पे ऐसा लिख लो, सेम एज रिवैल्यूएशन टेबल, इस पूरे में क्या लिख दोगे, सेम एज रिवैल्यूएशन टेबल, जो रिवैल्यूएशन में पढ़ा रहा हमने।
तो कॉस्ट मॉडल ज्यादा इजी। कॉस्ट मॉडल में सिंपल, वेन एवर प्राइस चेंज, वेन एवर जब भी हो, आज से 2 साल 4 साल बाद, एडेड टू और डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट, सीधी एंड रिमेनिंग अमाउंट राइट ऑफ रिमेनिंग पीरियड। 7 लाख का 7 लाख 5,000 हो गया, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्रोस्पेक्टिवली राइट ऑफ हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। कॉस्ट मॉडल बड़ा इजी। और रिवोल्यूशन मॉडल में रिवोल्यूशन तो आपका हो गया, अब आपको जो भी लायबिलिटी में इंक्रीज डिक्रीज हुआ, इट शुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, तो डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू रिवोल्यूशन रिजर्व। ठीक है, आगे चलते हैं, पेज नंबर 3.87 पर आए। 3.87 पर सिचुएशन एंड अकाउंटिंग लिखा हुआ, इम्पेयरमेंट ऑफ आइटम ऑफ पीपी रिकॉग्नाइज इन अकॉर्डेंस विद एस 28 जो आपके कोर्स में नहीं। डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आइटम ऑफ पीपी रिटायर्ड और डिस्पोजल ऑफ, कंपनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी फॉर आइटम ऑफ पीपी दैट आर इम्पेयर्ड, लॉस गिवन अप, और लास्ट कॉस्ट ऑफ पीपी रिस्टोर्ड परचेज कंसेशन। इसके बारे में पढ़ते हैं। 15th नंबर क्वेश्चन, Entity A carried plant and machine in the book value 2 lakh. These were destroyed in fire. The assets were incurred new for old and were replaced by insurance company with new machine that cost 20 lakhs. The machine were acquired by insurance company and company did not receive the 20 lakh as cash compensation. Instead, how entity A should record? Replacement हो गया, समझे आप क्वेश्चन? आपके एक 2 लाख की बुक वैल्यू वाले एसेट चले गई, बदले में आपको इंश्योरेंस कंपनी ने कैश नहीं दिया, आपको नई एसेट खरीद के दे दी, जो कितने की थी? 20 लाख। आपने नहीं खरीदी 20 लाख, कंपनी ने खरीद दी। तो अब हम अकाउंटिंग कैसे करें? तो क्या लिखा है, एंटिटी ए शुड अकाउंट फॉर लॉस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कैरिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन अकॉर्डेंस विद S10. NTDA should separately recognize a receivable and a gain in the income statement resulting from insurance proceed under AS29. Once receipt is virtually certain, the receivable should be measured at fair value of asset that will be provided by insurer. मतलब यहाँ 2 जनरल एंट्री लिखेंगे। ऊपर वाले पैराग्राफ में यानी पिछले पेज के पैराग्राफ में क्या जनरल एंट्री लिखेंगे कि आपकी असेट बुक में कितने की थी? 2 लाख की थी। तो ये कर रहे हैं डी रिकॉग्नाइज, क्या करो? डी रिकॉग्नाइज ऑफ कैरिंग अमाउंट। तो उसका कैरिंग अमाउंट जो था उस असेट का पीपी 2 लाख था, उसको डी रिकॉग्नाइज कर दो एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर दो। ये उसमें लिखा हुआ देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस रिकॉर्ड कर। और इंश्योरेंस कंपनी से जो आना है 20 लाख रुपए, इंश्योरेंस रिकवरेबल डेबिटेड 20 लाख, 20 लाख रुपए इंश्योरेंस रिकवरी से आना है ना? 20 लाख ही है ना, 20 लाख। तो इसको आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम रिकॉग्नाइज करो। देख लो आप सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा है। तो एनटीडीए शुड सेपरेटली रिकॉग्नाइज, वो अलग हो गया, ये अलग हो गया, सेपरेट। रिसीवेबल एंड गेन इन इनकम स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम इंश्योरेंस प्रोसीड वंस इट इज वर्चुअली सर्टेन। यानी अगर कंफर्म हो गया है कितना आना ही है, सैंक्शन हो गया आपका, तो फिर आप कैसे एंट्री करो? तो इंश्योरेंस को अलग रिकॉर्ड करो, प्रॉफिट है और पुराने से गई है लॉस, ऐसा करना। रिटायरमेंट पे क्या करना है? तो आइटम ऑफ पीपी रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल तो अपन ने पढ़ा था, उस पर डेफिनेशन लगना बंद। तो शुड बी स्टेटेड एट लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और एनआर। तो उसको आप बुक्स में कितने पे लिखोगे? तो अगर कोई असेट मेरे बुक्स में WDV घटते घटते WDV 4 पे आ जाएगी, अब उस पर डेफिनेशन लगाना तो बंद करना है। अब इसको कितने पे लिखूं? या तो कैरिंग अमाउंट पे ही लिखना है या एनआरवी, इसके एनआरवी पे लिखना है, विच एवर इज लोअर। मान लो इसकी एनआरवी 5 रुपए, तो फिर 4 पे लिखना चाहिए ना। और अगर इसकी एनआरवी 3 है तो फिर मुझे इस पर 1 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाके नेट एनआरवी बाहर लिखना। तो असेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल, एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल, रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल, नॉट डेप्रिशिएटेड but it should be recorded at carrying amount or NRV whichever is lower. then इसको NRV तक लाना है, ऐसा है। और जो भी डिफरेंस आया यानी रिटर्न डाउन, उस should be transferred to profit and loss account. डी रिकॉग्नाइज, कब असेट डी रिकॉग्नाइज कर दें? तो ऑन डिस्पोजल, बेच दी आपने, सेल कर दी,
या आपने किसी को लीज पे दे दी, फाइनेंस लीज में ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है, या डोनेशन में दे दिया आपने, तो फिर आप अपनी बुक्स में से क्या करोगे, डी रिकॉग्नाइज करोगे। डी रिकॉग्नाइज मीन्स रिमूव फ्रॉम बैलेंस शीट, यानी पीपी क्रिएट कर देना है, पीपी अकाउंट क्रेडिट कर देना है। और डोनेशन में दी तो डोनेशन अकाउंट डेबिट कर दो, सेल कर दी तो सेल्स में पैसा आएगा बैंक अकाउंट। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस तरीके से। और ये जो नीचे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया है इसको हटा दो, इसको मतलब नॉर्मल वे में भी हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालना जानते हैं, जितने की थी और जितने बेची उसका डिफरेंस पीएनएल वही लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सेप्शन भी हटा दो। तो इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा, डिप्रेशन लगाने वाली बातें पढ़ी सारी। और अब लास्ट सीएस का आखिरी खेल, डिस्क्लोजर, जनरल डिस्क्लोजर, एडिशनल डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लोजर रिलेटेड टू रिवैल्यूड एसेट। आप जब आर्टिकलशिप पे जाओगे तो असेट्स में एक 12 कॉलम का, लगभग 12 कॉलम, बढ़ा भी सकते हैं, इतना बड़ी टेबल बनाने को मिलेगी आपको। इस पूरे इसमें हमने जो पढ़ा वो सब दिखाना है। क्या दिखाना है जनरली, नंबर 1 मेजरमेंट बेसिस, यानी आपने कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट किया या रिवोल्यूशन मॉडल, ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी हुई, शुड बी डिस्क्लोज। डेप्रिसिएशन मेथड, आपने एसएलएम ली या डब्ल्यूटीबी ली। यूजफुल लाइफ, ये भी एस्टिमेट होती है, तो ये भी आप डिस्क्लोज करो। यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन रेट यूज्ड, तो वो भी डिस्क्लोज करना है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एग्रीगेट ऑफ एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ पीरियड। मतलब क्या दिखाना है, ग्रॉस अमाउंट, कॉस्ट कितनी थी स्टार्टिंग में ग्रॉस कॉस्ट कितनी थी ओपनिंग में, तो कॉस्ट मीन्स ग्रॉस अमाउंट, उसमें एडिशंस कितने हुए, है ना, और नई एसेट खरीदी कितनी, डिडक्शंस कितने हुए, कोई एसेट बेची तो उसकी कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग में कितना था, ड्यूरिंग द ईयर में और कितना लगाया आपने, क्लोजिंग में कितना हो गया आपका। फिर डब्ल्यूडीबी ओपनिंग में कितनी थी आपकी और क्लोजिंग में कितनी है आपकी। ऐसे बहुत सारे कॉलम बनते हैं, तो ये सब दिखाना है, ग्रॉस अमाउंट दिखाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखाना है, इंपेयरमेंट लॉस हो तो उसका भी कॉलम बताओ, और एट द बिगिनिंग भी बताओ, ओपनिंग में भी, और एट द एंड क्लोजिंग में भी बताओ। रिकंसिलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एट द एंड, मतलब एडिशंस बताओ, रिटायरमेंट की तो वो बताओ, एक्विजिशन थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन, है ना, अमलगमेशन अगर कोई एसेट आई तो वो बताओ, इंक्रीज डिक्रीज रिजल्टिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन हो तो एक कॉलम और बढ़ा लो यहाँ, रिवैल्यूएशन, इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंपेयरमेंट हुआ तो उसका कॉलम बनाओ। तो ये बढ़ते जाते हैं, यानी कुल मिलाकर आपको हर चीज सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, जो भी हमने इस एस पे पढ़ा। कितना डेप्रिसिएशन लगाया, ड्यूरिंग ईयर में कितना लगाया, पहले कितना था वो भी बताना है आपको। कोई एक्सचेंज गेन लॉस हो तो वो भी आपको बताना है इस ट्रांजेक्शन में, और एनी अदर चेंजेस, सब कुछ। जनरली आपको पूरा फिक्स्ड असेट शेड्यूल बनाना होता है ना, कभी गूगल पे सर्च मार के देखना फिक्स्ड असेट शेड्यूल, तो आपको पूरा कॉलम ये सारे नजर आएंगे। एडिशनल डिस्क्लोजर में और क्या हो सकता है, ऑल्सो डिस्क्लोज एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल प्रॉपर्टी वगैरह, यानी ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, वो देखना है। इसके अगेंस्ट में कोई चार्ज है क्या, यानी कि इस पे लोन ले रखा है तो शुड डिस्क्लोज सेपरेटली। तो ये सारी चीजें आपको रीड ऑनली, ये सब एक बार पढ़ने लायक है, इससे ज्यादा मत पढ़ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिस्क्लोज करना है आपको। ट्रांजिशनल प्रोविजन, आखिरी में ट्रांजिशनल प्रोविजन किसी भी एस में दिए होते हैं, मींस फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ एस, प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, when an entity has in the past recognized an expenditure in statement of profit and loss which is eligible to be included as part of the cost of project for construction of PP in accordance with the requirement of this standard, it may do so retrospectively for such a project. The effect of such retrospective application should be recognized net of tax in revenue reserve. मतलब कोई आइटम हमने गलती से पीएनएल में डेबिट कर दिया था, जबकि वो असेट था, उसको कैपिटलाइज करना था और मैंने पूरा पीएनएल में डेबिट कर दिया, तो क्या मैं अब उसको डेबिट कर सकता हूँ? यस, पीपी अकाउंट अब डेबिट कर सकते हो आप, लेकिन पुराना है इसलिए रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व होता है ना, जब भी ट्रांजिशनल प्रोविजन होते हैं, जब भी आप रेट्रोस्पेक्टिव पुराना को इफेक्ट देते हो तो कायदे से पुराने पीएनएल को इफेक्ट कर रहा है, इसलिए आप उसको हमेशा जनरल रिजर्व से किया, ठीक है, ऐसा बोला है।
तो पास्ट रिकॉग्नाइज एन एक्सपेंडिचर इन P&L अकाउंट विच इज एलिजिबल एज इंक्लूडेड ऑफ कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो जो डेबिट कर दिया वो एलिजिबल था पीपी के लिए, तो इट मे डू सो रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर सच प्रोजेक्ट। पीपी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ असेट, तो हमने पढ़ाई से भी है, जब एक्सचेंज में करेंगे तो क्या होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ S10 रिकॉर्डिंग द इनिशियल मेजरमेंट ऑफ आइटम ऑफ पीपी रिक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ असेट ट्रांजैक्शन शुड बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली ऑनलाइन। लाइन कर लेना, मैंने हमेशा ही कहा रेट्रोस्पेक्टिव तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें। स्पेयर पार्ट्स के बारे में, स्पेयर पार्ट्स की दो ही बात, या तो अगर वो AS2 में आएंगे, अगर वो यूज के लिए होंगे, कंजम्पशन के लिए, सॉरी अगर वो कंजम्पशन आइटम है, कंज्यूमेबल है तो वहां आएंगे, और अगर वो हेल्ड फॉर यूज है एंड गिव्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो फिर वो यहां आएंगे। ठीक है, रिवोल्यूशन के बारे में, रिवोल्यूशन रिजर्व भी आपको हमेशा जनरल रिजर्व में आएगा। तो इस तरह की छोटी मोटी बातें लास्ट में दे रखी। तो ये डिस्क्लोजर वाला जितने भी पार्ट है इसको आप रीड ऑनली करोगे आप, इसको कुछ भी अंदर ज्यादा इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा अलग से, है ना। इसलिए जो भी क्वेश्चन बनेंगे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज्यादा है, डिस्क्लोजर कम, अकाउंटिंग ज्यादा है। तो जिस एएस में अकाउंटिंग सिखाया जाए वहां अकाउंटिंग के क्वेश्चन बनते हैं, क्या डेबिट क्या क्रेडिट, ठीक है ना। तो अब आप बताइए, ये रहा हमारा AS10, और ये AS10 कम से कम मैं आपको 3 बार पूरा रिवाइज करना चाहिए। ये वाला मैंने वीडियो इसलिए इतना बड़ा बनाया है आपको क्योंकि कंटिन्यूअसली आपका एक बार में इतना बड़ा रिवीजन हो जाए, क्योंकि इसमें जितनी बातें बताइए ये मेन पॉइंट थे आपके। स्टार्टिंग के वीडियो और ये वीडियो आप 3 बार कम से कम देखें, 3 बार इस पूरे इसको पढ़ें, इसकी समरी बनाए। नंबर 1 पहले डेफिनेशन थी अपनी, किसकी, सबसे पहला इंटीग्रेट था कि पीपी क्या होता है, फिर इंटीग्रेट था बायोलॉजिकल असेट उसकी डेफिनेशन, फिर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कि फ्यूचर बेनिफिट देगा तो रिकॉर्ड करेंगे वरना नहीं करेंगे, याद है। इस तरीके से फिर इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल किस पे होगा तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, तो परचेज प्राइस और वो तीनों पार्ट क्या इंक्लूडेड है क्या एक्सक्लूडेड, वो चार्ट याद करो। फिर रिवोल्यूशन और ये मॉडल ये याद रखना, रिवोल्यूशन का पूरा पार्ट मैंने आपको समझाया आज वो। फिर डेप्रिसिएशन भी कैसे कैसे लगाना है वो बताया। डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज हो सकती है, एस्टिमेट लाइफ चेंज हो सकती है, एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू चेंज हो सकती है, ये सब चीज बताई मैंने आपको, है ना। 3 मेथड बताई मैंने आपको कि WDV SLM वगैरह। और फिर हमने डिस्पोजल से रिलेटेड पढ़ा कि जब हम रिटायर कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे असेट तो किस पे लिखना है, और फिर लास्ट में डिस्पोज। ऐसे पॉइंट बना के इसको कॉपी में शॉर्ट नोट्स बनाओ तब कंप्लीट होगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो अगर वापस बनाना पड़ा तो मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो रावत के वो समझाऊंगा, लेकिन पहले आप पूरे करें, मुझे डाउट्स बताएं ताकि एक ही वीडियो में सारे डाउट्स एक साथ बता दूं, बार बार वीडियो ना बनाना पड़े। अब मुझे ये बहुत जल्दी खत्म करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।